मोस्ट ऑफ द लोग हैं, वो इसी चीज़ में पड़े हुए हैं कि लाइक कि बस हमें 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 खुश रहना है, हमें खुश रहना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ खुश रहना है, हमें सिर्फ़ डिल्यूज़न में रहना है। वो विल टू पावर के बारे में बोलते हैं ना कि लाइक कि जो मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी दोनों ही विल टू पावर से आ रही है। लोगों को एक्चुअल में पावर ही चाहिए, जो स्लेव है ना, वो भी क्या करता है, एक गाल पे चाटा मारा, तो दूसरा गाल आगे कर दिया। अब उससे ये चीज़ है कि वो एक सॉफ्ट पावर एस्टैब्लिश कर रहे हैं बंदे पे कि ले दूसरे गाल पर मार ले। अब बंदा ये सोचेगा कि अरे यार दूसरे गाल पर मार दूँ। एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने पावर एस्टैब्लिश कर ली। और ये जो वीक लोग हैं, जो नीचे बताते हैं कि ये जो वीक लोग हैं ना, वो यही करते हैं। जो प्रहलाद है ना, उसका कैरेक्टर मतलब वो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट था। इतना छोटा-सा बच्चा विष्णु जी की भक्ति में पागल हो रखा है, ठीक है? वो ऐसा दिखाया है कि विष्णु जी की भक्ति में पागल हो रखा है और अपने पापा को बेइज्जत करने से बाज़ नहीं आना। और ये नीचे की वही वाली चीज़ है, स्लेव मोरालिटी वाली। नीचे यही बताते हैं विल टू पावर, वो प्रहलाद की विल टू पावर ही थी। प्यार-प्यार से तुमको कहेंगे कि इक्वालिटी दो, ये दो, वो दो और फिर जैसे ही इनको पावर मिल जाएगी ना, ये नरसिम्हा बन जाएँगे। एक तरीके से ना ये जो जो नीचे बोलते हैं कि स्लेव मोरालिटी क्या करती है, ये वीकनेस को बढ़ावा देती है और ये इनकॉम्पिटेंस को भी बढ़ावा देती है। एक तरफ तो वीक लोगों को बढ़ावा मिल रहा है और एक तरफ जो इनकॉम्पिटेंस है वो बढ़ रही है। फिर मैंने नीचे की कुछ लाइन्स पढ़ी तो उन्होंने ऐसे बोला था कि जो जो लड़कियाँ होती हैं, मैं एग्ज़ैक्टली ना कोट करती हूँ कि वुमन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल folly एंड अनरीज़न, द सायरन फिगर हू lures द मेल फिलॉसफर आउट ऑफ हिज अपॉइंटेड ट्रुथ सीकिंग पाथ। लड़कियाँ तो जो हैं वो पूरा टाइम मतलब हमेशा बस बच्चे पैदा करने में और उसको बड़ा करने में ही लगी रहेंगी, उसके आगे कभी निकल नहीं पाएँगी। पता है क्या, देखो नीचे के साथ ऐसा था कि वो है ना न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर्स थे उनको, उससे वो डील कर रहे थे। तो उनकी जितनी भी राइटिंग है ना, वो दिन के ना 2 से 3 घंटे लिख पाते थे सिर्फ, मतलब ध्यान लगा के। और बाकी टाइम वो दर्द में रहते थे और पेन होता था, लाइक फिजिकल पेन। और वो थोड़े इरिटेटेड भी थे कि उनकी किताबें नहीं बिक रही थी। 10 स्पोक ज़ारथुस्त्रा जब निकली थी ना, तो कोई उसको खरीदता नहीं था। बियॉन्ड गुड एंड इविल जब निकली थी, तो भी उसको कोई इतना ज़्यादा खरीद नहीं रहा था। अच्छा, ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, ये भी उससे आया था। या तो लोग बोलते हैं कि जेनेटिकली आया था और कुछ लोग बोलते हैं कि भैया ये तो वो थे, क्या कहते हैं, ब्रॉथल्स में जाते थे, तो वहीं से सिफिलिस आ गया था इनको। हे हाय शुभ, थैंक यू वेरी हेलो। मच सबसे पहले तो मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैंने एक्चुअली आपका चैनल मैं कुछ टाइम से चेकआउट कर रही हूँ, आई थिंक 1 ईयर से। तो आई वाज़ रियली एक्साइटेड टू डू दिस पॉडकास्ट और मैंने कब आपका कॉन्टैक्ट पॉडकास्ट किया? देखा था। नहीं, नहीं, मैं एक्चुअली मेरा भी चैनल छोटा है ना, तो ग्रो हो रहा था ऐसे एकदम से तो डर लगता है बड़े हुँ। यूट्यूबर्स को अप्रोच करने में। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था सबसे पहले कि मैंने आपका चैनल देखा, तो वो काफ़ी मुझे ऐसे लगा कि जैसे आपने बायो में आपके लिखा है कि एक्सप्लोरिंग द व्हाय ऑफ द थिंग्स। और मैंने नोटिस किया कि आपके सारे वीडियोस में एक स्केप्टिसिज्म झलकता है, क्यूरियोसिटी दिखती है ना? चीज़ों को जानने की, उसमें फिलॉसफी होता है, साइकोलॉजी होता है। तो ये हुँ। कैसे आइडिया सबसे पहले तो बताओ आपने आया और आपने ये चैनल स्टार्ट किया कि इसी पर्टिकुलर चीज़ में, वो भी इंडिया जैसे देश में जहाँ पे स्केप्टिसिज्म की बहुत कमी है आजकल? मैं तो मैं मतलब बचपन में वैसे चीज़ें बताना पसंद करता था और इसको लाइक हिस्ट्रियोनिक बोलते हैं। मतलब अटेंशन सीकिंग बच्चे, ठीक है? तो वो उसको कह सकते हैं, वही था मैं। तो फिर मैंने कई सारी चीज़ें ट्राई की, कुछ तो मैंने इनिशियली कॉपी किए थे कंटेंट। फिर उसके बाद वो चले नहीं, फिर उसके बाद मैं अपनी डिग्री करने लग गया। फिर उसके बाद डिग्री करते वक़्त फिर डाल रहा था। फिर उसके बाद वो चल रहे थे, पर फिर वो ज़्यादा सेफ नहीं लग रहे थे क्योंकि मेरी फेस वीडियोज़ नहीं आती थी तब। फिर उसके बाद मैं थोड़ी बहुत वीडियोज़ डालता था, रेगुलर नहीं रहता था, टाइम ही नहीं रहता था। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया ये करना। हालाँकि तब स्केप्टिसिज़्म ये वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। तो घर बैठे-बैठे सॉफ्टवेयर पे क्या हो सकता है, और मैं एक चैनल है क वो जर्मन चैनल है कोई कुrzgesagt करके, तो उसकी वीडियोज़ काफ़ी पसंद करता था। उधर से ही मैंने शुरू किया और फिर मतलब उ उ उन्हीं सब से इंस्पायर होके मैंने
थोड़े बहुत ये साइंटिफिक चीज़ें, बायोलॉजी वाली चीज़ें शुरू कर दी। फिर उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था 1 साल के लिए, क्योंकि मैं अपनी दूसरी डिग्री कर रहा था। मैंने थोड़ी जॉब भी की। फिर मैंने उसके बाद रियलाइज़ किया कि अरे भैया ये क्या, मैं तो इसके लिए हूँ ही नहीं। फिर उसके बाद मैं ना थोड़ा साइकोलॉजी ये सब कंटेंट पढ़ने लगा था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि द एक्चुअल थिंग आई वांट टू डू इज़ एक्सप्लेन टॉपिक लाइक दे नेवर हैव बीन एक्सप्लेन्ड। लाइक जैसे किसी भी तरीके का टॉपिक में एकदम डीप में जाके, जो कोई भी जो जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, ऐसा मैं कुछ ढूंढता हूँ। और मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ तो मैं किसी की वीडियो नहीं देखता। वो कंटेंट क्रिएटर्स देख लेते हैं, इसकी देख ली, उसकी देख ली, उसकी देख ली। मैं सिर्फ मैं सिर्फ अपनी रिसर्च करता हूँ। ठीक है, और वो इसीलिए क्योंकि मैं फिर भटक जाऊंगा, इसलिए करता हूँ, नहीं तो। और थोड़ा सा शायद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, किसी ने अच्छी वीडियो बना रखी है यार। जैसे मैंने देखा कि इंस्टाग्राम में भी आपने बायो में लिखा है कि आपने द स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा का मेंशन किया है कि यू डोंट वांट टू बी द हम्म। ज़ाराथुस्ट्रास लास्ट मैन। सो ये फिलॉसफी का क्या इंटरेस्ट है एंड व्हाई फ्रेडरिक नीत्शे टू बी वेरी स्पेसिफिक? तो पहले ये लास्ट मैन वाली चीज की, वो द स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा में बोलते हैं। एक्चुअली ज़ाराथुस्ट्रा तो भगवान है, मतलब भगवान है उनके पारसियों के। ठीक है, बट वो ज़ाराथुस्ट्रा के बारे में बात नहीं कर रहे नीचा। नीचा ने अपना ही एक ज़ाराथुस्ट्रा बना दिया है। ज़ाराथुस्ट्रा तो वो बोलते हैं, क्योंकि ज़ाराथुस्ट्रा भी ऐसे गए थे। अब वो उसको कोई भी बोल सकते हो तुम। द मैन हु वेंट्स इनटू द केव एंड कम आउट विद द नॉलेज। ठीक है, आइसोलेशन में जाता है और नॉलेज के साथ आता है। तो ये चीज थोड़ी सी मेरे लिए सिमिलर थी कि मैंने काफी अपना टाइम है आइसोलेशन में बिताया है। अ, और मतलब किताबों में ये सब, क्योंकि मेरे जो आसपास के लोग हैं ना, वो ऐसे हैं कि कि मैं एक्चुअली हरियाणा से हूँ। तो मतलब मेरे ऐसे 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 जाट टाइप जो देखते हो ना तुम, वैसे भाई लोग हैं। तो मैं तो मुझे सब हरियाणवी में ही सॉन्ग्स अलग हूँ। बहुत पसंद है। हाँ। तो बस ढांडा वैसे ही न्योली है कि वाला। ये। हाँ, हाँ। तना छोरा मारे अरे। तो वैसे है, तो थोड़ा बहुत मेरा ऐसे रहा नहीं है। और मैं हॉस्टल में रहा हूँ, तो वहाँ पे भी एकदम ऐसे ही लड़के रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से ना, मैं ऐसा नहीं था कि मैं मिसफिट था या ऐसा कुछ। बट मैं अकेले ही रहना पसंद करता था। तो वही चीजें फिर मतलब ऐसा था कि वो एक पैटर्न ही बन गया मेरा, कि कई सारी चीजें जो मैंने आइसोलेशन में सीखी, तो उससे थोड़ा सा रिलेट करता हूँ मैं ज़ाराथुस्ट्रा कैरेक्टर से। और फिर वो कहता है लास्ट मैन, उसका आइडिया ये है कि कि जो बंदा है वो जाता है, लोगों को ज्ञान देता है, तो लोग कहते हैं कि अरे भैया तू रख ले अपना ज्ञान, क्यों हमको ज्ञान पेल रहा है तू। तो फिर वो कहता है कि भैया तुम तो लास्ट मैन हो, ये सब चीज। तो वही है कि आई डोंट वांट टू बी दैट लास्ट मैन। मतलब वो तो नहीं होना, ट्राइंग नॉट टू बी द ज़ाराथुस्ट्रास लास्ट मैन। तो वो है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग हैं, वो इसी चीज में पड़े हुए हैं कि कि बस हमें 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 खुश रहना है, हमें खुश रहना है। हमें हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ खुश रहना है। हमें सिर्फ डिल्यूजन में रहना है। और बाकी नीचा क्यों पसंद है मेरे को, सेकंड क्वेश्चन। तो नीचा तो इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने उनकी ना बियॉन्ड गुड एंड इविल बुक पढ़ी थी। ठीक है, और उससे पहले मैंने कई और ये कांट वांट भी पढ़ रहा था मैं, थोड़े बहुत पढ़े। फिर मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी। मैंने बियॉन्ड गुड एंड इविल सुन लिया था मैंने जॉर्डन पीटरसन से, तो फिर मैंने वो पढ़ी। और बियॉन्ड गुड एंड इविल तो बहुत ही ज्यादा पैराडॉक्सिकल बुक है। ऐसा है कि मतलब वो बुक के बारे में मैं सोचता नहीं हूँ ज्यादा, क्योंकि मैं सोचूंगा तो फिर वो उसका कोई ना सॉल्यूशन नहीं है। मतलब उसको उसको ऐसा है, वो बुक ऐसी है कि अ, नीचे ने ना एक डायग्नोसिस दे दिया है कि ये देखो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पर अगर उसको आप ऐसे देखो कि कुछ सॉल्यूशन कुछ है, तो शायद कहीं पे भी नीचे ने बियॉन्ड गुड एंड इविल का सॉल्यूशन नहीं दिया। बियॉन्ड गुड एंड इविल का आइडिया ये है कि देर आर पीपल विद मास्टर मोरालिटी एंड स्लेव मोरालिटी। जो मास्टर मोरालिटी वाले हैं, वो ऐसे हैं कि कैपिटलिस्ट मान लो एक तरीके से, कि भाई की अल्ट्रा कैपिटलिज्म। ठीक है,
कि भैया कि जिसको काम आता है, जो सक्षम है, और वो अगर डोमिनेट भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास पावर है, वो कर सकता है। इट्स लाइक वो बताते हैं कि वो विल टू पावर के बारे में बोलते हैं ना, कि लाइक कि जो मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी दोनों ही विल टू पावर से आ रही है। लोगों को एक्चुअल में पावर ही चाहिए। जो स्लेव है ना, वो भी क्या करता है, जीसस इज लाइक अ स्लेव, ठीक है। तो जीसस क्या करते हैं कि एक गाल पे चाटा मारा तो दूसरा गाल आगे कर दिया। अब उससे ये चीज है कि वो एक सॉफ्ट पावर एस्टैब्लिश कर रहे हैं बंदे पे, कि ले दूसरे गाल पर मार ले। अब बंदा ये सोचेगा कि अरे यार दूसरे गाल पर मार दूं। एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने पावर एस्टैब्लिश कर ली, ठीक है, उस बंदे के ऊपर। तो ये एक तरीके की इनडायरेक्ट वे ऑफ असर्टिंग पावर है। और ये जो वीक लोग हैं, जो नीचे बताते हैं कि ये जो वीक लोग हैं ना, वो यही करते हैं। मतलब जो बड़े प्यार से आपको लाइक मतलब बड़े प्यार से एक तरीके से पावर एस्टैब्लिश करना, इक्वालिटी, ठीक है, और सब इक्वल होने चाहिए। अब इसमें ना मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये थोड़ी आर्क, अब जैसे एक स्टोरी आपने सुनी होगी, वो नरसिम्हा और भक्त प्रहलाद की, है ना। अच्छा, वो फाड़ नरसिम्हा, देता है है ना। उसको मारते वक्त। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो स्टोरी कुछ ऐसी, अब देखो जो उसके पिताजी थे प्रहलाद के, उन्होंने तो ऐसा था कि लाइक कि वो जैसे भी थे, वो असुर थे, ये थे, उनका बैक स्टोरी है। बट मुझे कहीं ना कहीं तक लगता है कि जो प्रहलाद है ना, उसका कैरेक्टर, मतलब वो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट था। मतलब मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं है ना, देखो, इतना छोटा सा बच्चा विष्णु जी की भक्ति में पागल हो रखा है, ठीक है। वो ऐसा दिखाया है कि विष्णु जी की भक्ति में पागल हो रखा है, और अपने पापा को बेइज्जत करने से बाज नहीं आ रहा, ठीक है। अलग से जाके वो कर सकता है, ठीक है, उसको पता है कि मेरे पापा को बुरा लगता है, हालांकि उसके डैड उससे प्यार करते थे, ठीक है। बट उसे पता है कि मेरे पापा को बुरा लगता है, पर ऐसी ऐसी पिने मारता था अपने पापा को, क्योंकि उसके पापा अगेंस्ट थे विष्णु की भक्ति के। पूरा प्रमाइस अगर आपको पता नहीं है उसका, कि जो 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 वो था ना, प्रहलाद के जो पापा थे, वो असुर थे, और उनका एक भाई था, ठीक है। उनके उनके पापा का नाम था हिरण्यकश्यपु, उसके भाई का नाम था हिरण्यकश्यप, कुछ ऐसे करके नाम था, ठीक है। तो जो उनका भाई था ना, छोटा भाई हिरण्यकश्यपु का, वो पहले मारने जाता है विष्णु जी को, और विष्णु जी को मारने नहीं जाता, वो भूदेवी को ना वो कर लेता है, कब वो अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड में कहीं पे ये कब क्या कब्जा, पुराण की स्टोरी वो, है क्या, मतलब आई थिंक? हाँ हाँ, पुराणों की स्टोरी अच्छा, है, अच्छा। पुराणों की स्टोरी है। ये वो अंडरवर्ल्ड में लेके चला जाता है भूदेवी को, अंडरवर्ल्ड या कहीं पे भी वो कैद कर लेता है, अब ये मुझे याद नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अ, वराह अवतार लेते हैं विष्णु जी, बहुत इसके साल के परेशान करने पे, ये हिरण्यकशिपु के भाई के परेशान करने के बाद वो अवतार लेते हैं। वो फिर उसको पीटते हैं बड़े अच्छे तरीके से, सारे देव होते हैं कि जी आप बचा लो हमको, ठीक है विष्णु जी, ये तो साला मानेगा नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो अ, थोड़ा पीट पाट के उसको मार देते हैं उसको। फिर हिरण्यकशिपु के पास बॉडी आती है, वो रोता है, लगता है अरे भैया मेरे भाई को मार दिया, ये सब चीज। तो वो एक एक एग्नी में होता है, ठीक है। फिर वो और ज्यादा ताकतवर बनता है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी की शायद वो तपस्या करता है, ब्रह्मा जी, ये पता नहीं, वो एक जो फूल पे बैठे रहते हैं भगवान, तो उनका हाँ, वही है। उनकी तपस्या करता है। हाँ हाँ। हुँ। तो उनकी उनकी तपस्या करता है, और फिर उससे उसको शक्तियां मिलती हैं, ऐसा कुछ। और फिर उसके बाद क्या होता है कि लाइक कि वो पावरफुल हो जाता है, और फिर वो ये वरदान मांगता है कि मेरे को ना तो कोई जमीन पे मार सकता है, ना कोई आसमान में मार सकता है, कहीं पे भी कोई नहीं मार सकता। और लाइक ना मुझे शाम में, ना मुझे दिन में मारेगा कोई, ना मुझे रात में मारेगा कोई, और ना मुझे शस्त्र से मारेगा कोई, ना मुझे हाथों से मारेगा कोई, ठीक है। तो ऐसा होता है, मतलब, और कोई भी जीवित चीज मुझे नहीं मार सकती, और कोई भी निर्जीव चीज मुझे नहीं मार सकती, ठीक है। ऐसा भी कुछ वो मांगता है। तो मतलब वो और बाकी धन दौलत संपत्ति ये सब भी मांगता है, तो पावरफुल तो होता ही है, पीट पाट के पूरा राजा बन जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद यही होता है कि उसका बच्चा पैदा हो जाता है, जिंदगी अच्छे से चल रही होती है, ठीक है। तो जब वो तपस्या करने गया होता है ना, तो वो अपनी उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है।
तो वो तो तपस्या करने चला जाता है, तो उसकी जो बीवी होती है वो कहते हैं कि मतलब ये उसी में देखी थी मैंने, एक एक टीवी सीरीज में देखी थी कि बहुत पुरानी टीवी सीरीज थी कि उसकी उसकी जो बीवी होती है वो भी उसमें इन्वॉल्व होती है, क्या कहते हैं, विष्णु जी की भक्ति में थोड़ा बहुत, कि आज बच्चे भगवान के आचरण आचरण में रहें तो बड़े ही अच्छे पैदा होते हैं, ये सब चीज। तो ये था, ये तो कुछ इस ज्यादा ही वजह से टू हाँ। मच भक्ति में डूब जाते हैं कुछ लोग, इसका तो कुछ हाँ हाँ, सेंस तो नहीं टू है। मच भक्ति तो प्रहलाद से शुरू होती है ना। और वो हम्म। प्रहलाद छोटा सा बच्चा होता है, जब जब वो समझदार होता है 5-6 साल का, तो भैया विष्णु 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 के प्यार में पागल, ये वो है, जय श्री वासुदेवा, ये वो। मतलब मुझे तो लगता है कि वो ना अपने पापा को पिन मारने के लिए ही वासुदेव वासुदेव करता है, उसे ऐसा कुछ नहीं होता शायद। और देखो ये चीज ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं ये तो नहीं दिखाया, उसके पापा को तो दानव दिखाया है, बट कहीं ना कहीं शायद वो भी एक असुर था, मुझे जहां तक लगता है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। और ये नीचा की वही वाली चीज है, स्लेव मोरालिटी वाली। नीचे यही बताते हैं, विल टू पावर, वो प्रहलाद की विल टू पावर ही थी, जो बड़े प्यार से श्री वासुदेवा ये सब कर रहा है। और लाइक अब ये तो कहानी बना दी, लाइक अ स्टोरी ऑफ जॉब की, जितना ज्यादा एक एक जो भक्त होता है वो सैक्रिफाइस करता है और भगवान को याद करता रहता है एडवर्सरी में, तो भगवान उसको बचाते हैं और आखिरी दम तक बचाते हैं। स्टोरी ऑफ जॉब पढ़ी है तुमने, बुक ऑफ जॉब में जो स्टोरी है? नहीं। अच्छा, ये वो क्रिश्चियनिटी है। प्रहलाद जो था वो वासुदेव वासुदेव कर रहा है, और फिर उसके बाद यही है कि उसके पापा उसको मारने में लगे रहते हैं कि भैया कि तू वासुदेव वासुदेव क्यों कर रहा है, पहले समझाते हैं, फिर उसको डांट वाटते हैं, फिर उसको माँ से भी बोलते हैं कि भैया इसको समझाए, कितना हरामखोर हो रहा है ये, मेरे क्यों, एक्चुअली वो पापा यही बोल रहे हैं कि मेरे क्यों पीने मार रहा है तू, जाके कहीं और कर ले, यहीं पे क्यों करना है तुझे, मेरे को बोल दे कि मैं पापा यू आर द गॉड, यू आर माई गॉड, विष्णु जी कुछ नहीं है, और अपना बना ले भैया कहीं पे जाके मूर्ति। तो उसको समझाते बुझाते नहीं मानता, वहीं उनके पिने मारते हैं। फिर उसके बाद पता चलता है कि लाइक कि उसके पापा ने उसको मारने के कई सारे प्लान्स बना लिए हैं, ठीक है, किसी को भेज रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो विष्णु जी आ जाते हैं। विष्णु जी कैसे एक एक मतलब अलग अलग तरीके से उसको बचाने की वो करते हैं, मिरेकल्स दिखाते हैं, ठीक है, जो हम्म। होते हैं पुराणों में, ठीक है। तो वो वासुदेव वासुदेव करता रहता है, एक बार बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा उस पे अति कर देता है उसका पापा। तो नरसिम्हा जी को, जो वो होते हैं शेर के अवतार में होते हैं, उनको वो अवतार लेना पड़ता है, और फिर उसके पापा को पीटना ही होता है। और फिर उसके बाद ये होता है कि वो उसको अपनी जांग पे बिठाकर मार देते हैं, ठीक है। हम्म। तो ये तो कहानी फेमस है कि वो अपनी जांग पे बिठाकर मारते हैं और अपने नाखूनों से मारते हैं। नाखून वो होते हैं जो जिंदा भी होते हैं और नहीं भी होते, ठीक है। हम्म। मतलब बड़े होते रहते हैं, बट वो जीवित नहीं होते, उनको काट सकते हैं, उनको दर्द नहीं होता, ये सब चीज। तो अपने उससे फाड़ देते हैं उसको बीच में से, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज थी कि जो जो नीचा बताते हैं कि भैया कि ये स्लेव मोरालिटी वाली चीज, जो विल टू पावर है वो स्लेव्स में भी होती है, बट वो एक इनडायरेक्ट वे में होती है कि ये प्यार प्यार से तुमको कहेंगे कि इक्वालिटी दो, ये दो, वो दो, और फिर जैसे ही इनको पावर मिल जाएगी ना, ये नरसिम्हा बन जाएंगे। मतलब एक तरीके से मैनिफेस्टेशन है इस चीज की कि भक्त प्रहलाद का जो गुस्सा है ना अपने बाप को लेकर, वो एक तरीके, मतलब इसको एक आर्केटिपिकल आर्केटिपिकल स्टोरी की तरह देखो ना, कि मतलब एक मैसेज की तरह देखो, तो मतलब वो अपने पापा की तरफ ये लाया है। उसका बाप मस्त था, ठीक है, जी रहा है, मस्ती से जी रहा है, और अपने डिल्यूशन में जी रहा है, असुर है वो, डिल्यूशन में जी रहा है कि भैया, और विष्णु जी भी हैं अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि वो जो जो ये चीज ऐड की गई है, पुराणों में ऐड की गई है कि वो लोगों पे अत्याचार करता था, तो कभी ना कभी तो मरना ही था, तो विष्णु जी ने भक्त प्रहलाद को भेज दिया, या भक्त प्रहलाद खुद भी आ गया, जो भी ये चीज है। बट ये एक तरीके की मुझे आर्केटिपिकल स्टोरी लगी मेरे को, कि कहीं ना कहीं ये जो लोग होते हैं ये मतलब ऐसे होते हैं, इनडायरेक्ट पावर सीख करते हैं। और आप देखो कि यही चीज थी रशिया में भी, कि जो रशिया के जो लोग थे, सबसे पहले तो ये बॉल्शेविक्स आए, बॉल्शेविक्स ने ओवरथ्रो किया कि भैया कि हम तो बहुत अच्छा सिस्टम ले आएंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही उनको पावर मिली, धीरे धीरे कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म किया, और मतलब इतनी स्ट्रांगली अथॉरिटेटिवली पावर एस्टैब्लिश की उन लेफ्ट लीनिंग लोगों ने ही, जो बोलते थे कि इक्वालिटी हो, लोगों को सबको मिले। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म इसलिए था, मतलब कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म ये था कि
कुछ सारे फार्म को और सारी जगह को उन्होंने ले लिया था, यूएसएसआर की गवर्नमेंट ने। अब वो बोल रहे थे कि ना कि हम हमारे तरीके से फार्मिंग होगी, हर हर किसी को थोड़ा थोड़ा लैंड दिया जाएगा और फार्मिंग होगी वहां पे। तो जो फार्मर है वो फार्मिंग कर रहा है। कुछ फार्मर अच्छे होते थे, कुछ फार्मर बुरे होते थे। कुछ फार्मर, दोज हु हैव अ कैपेबिलिटी, लाइक विल टू पावर तो सबको चाहिए, बस दोज सम ऑफ दोज हैव कैपेबिलिटी टू डू बेटर देन अदर्स, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो ये था कि और कुछ निकट्टू होते थे। तो जो निकट्टू होते थे, मोस्ट ऑफ द लोग निकट्टू होते हैं। वो लोग इतने नहीं, मतलब अब ये बोलना नहीं चाहिए, ये गलत है, पर बहुत रेयरली लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, बहुत रेयरली लोग होते हैं जो चीजों को अच्छे तरीके से यील्ड कर पाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। पर वो रशिया में यही हुआ कि सबको दे दिया तो भुखमरी हो गई, क्योंकि अच्छे तरीके से क्रॉप्स नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। और वहां पे सर्दी वर्दी भी बहुत होती है, तो ये क्रॉप्स की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पूरा बर्फ से ही ढका होता है आधे साल तक, तो आधा रशिया। तो वही था कि फिर इसी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, और जब मर रहे थे लोग, रिवोल्ट कर रहे थे इनके अगेंस्ट, तो और ज्यादा सिस्टम स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। और ये कौन सी बुक है वो, गुलाग आर्कपेलागो में बताते हैं, सोल्जनित्सिन करके हैं ऑथर, वो बताते हैं कि भैया कि जो इतना ज्यादा सिस्टम रिजिड हो गया था, वही सिस्टम जो इक्वालिटी की बात करता था वो इतना ज्यादा रिजिड और मतलब हार्ड हो गया था कि जो पड़ोसी होते थे ना, वो भी मुखबरी कर देते थे, मतलब अपने साथ वाले को बता देते थे कि हम ना फंस जाएं। मतलब अपने साथ वाले कुछ गलत कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी कुछ गलत कर रहा है जो यूएसएसआर की सिस्टम्स के खिलाफ है, तो उसको पकड़वा देते मतलब थे वीक, कि खुद भैया को इसको ले वीक जाओ। समझना कि इसीलिए बता दो जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, वही वही चीज की, मतलब एक तरीके से ना, ये जो जो नीचे बोलते हैं कि स्लेव मोरालिटी क्या करती है, ये वीकनेस को बढ़ावा देती है और ये इनकॉम्पिटेंस को भी बढ़ावा देती है। एक तरफ तो वीक लोगों को बढ़ावा मिल रहा है और एक तरफ जो इनकॉम्पिटेंस है वो बढ़ रही है, मतलब। और जो जो प्रोडक्शन है, इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन या किसी भी तरीके की प्रोडक्शन या जो एडवांसमेंट है, वो इतनी तेजी से नहीं हो रही जितनी तेजी से होनी चाहिए। अब जो मैं पैराडॉक्सिकल बात बता रहा था ना, वो ये है कि दूसरी तरफ विल टू पावर की दूसरी तरफ जो है मास्टर मोरालिटी, उसमें वो ये चीज बताते हैं कि जो मास्टर्स हैं, और जो मास्टर मोरालिटी वाले हैं, वो कहते हैं कि डोमिनेंस होनी चाहिए, कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म क्या करता है, वो यही करता है कि भैया कि जिसके पास सबसे ज्यादा वो है, जो जो सबसे ज्यादा सक्षम है, उसके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए, और भाड़ में जाए लोग। हम्म। तो इस वजह से क्या होता है, फिर भी लोग मरते हैं, और जो जिसके पास पावर है वो डोमिनेट कर सकता है, और इसके अगेंस्ट हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये नहीं बोलना चाहिए इक्वालिटी हो। नीचा ये बोल रहे थे कि फिर तुम भी एक तरीके से पावर असर्ट कर रहे हो, तो ये ना पैराडॉक्सिकल चीज हो जाती है। जैसे नेपोलियन है, उसने एक तरफ तो क्या कहते हैं, एजुकेशन बढ़ाई, एक तरफ तो लैंड ओनरशिप दी लोगों को फ्रांस में, पर दूसरी तरफ इतनी ज्यादा बेमतलब की लड़ाइयां भी की उसने, नेपोलियन ने। तो ये चीज हुई कि ये ये चीज दिखाती है कि एक पैराडॉक्सिकल नेचर, ये नेपोलियन एग्जाम्पल ही है इसका, क्या कहते हैं, बियॉन्ड गुड एंड इवल का, एक बहुत ही अच्छा, कि भैया नेपोलियन ने अच्छा भी किया बुरा भी किया, तो फिर मतलब इसमें ये चीज हो जाती है कि भैया मास्टर मोरालिटी की तरफ ज्यादा जाए या हम स्लेव मोरालिटी की तरफ ज्यादा जाए। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि भैया क्या चुने इसमें से, है ना। तो ये कौन चुनेगा कि क्या चुने, देन अगेन क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज गुड एंड इवल। मतलब अभी ये बात हो रही है ना कि मास्टर मोरालिटी की तरफ ज्यादा नहीं जाना, ना स्लेव मोरालिटी की तरफ ज्यादा जाना है, बैलेंस बना के रखना है। हु चूजेस द बैलेंस नाउ। जिस क्वेश्चन को नीचे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, उसी पे ही वापस आ जाते हैं कि बियॉन्ड गुड एंड इवल तो आपने बता दिया, डायग्नोसिस तो दे दिया, बट फिर इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो वो है। बस ये इसलिए नीचा पसंद भी है, और मैं ज्यादा पढ़ता भी नहीं उनको। पढ़ते नहीं कि ना ना, मैं पढ़ते हो? ज्यादा नहीं पढ़ता। मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, जब से मैंने ये बियॉन्ड गुड एंड इवल पढ़ी है, तो मैं ज्यादा घुसूंगा तो फिर उसमें और भी कुछ आइडियाज आएंगे, तो इतना नहीं पढ़ता मैं। मतलब इतना तो है कि काफी कंट्रोवर्शियल थॉट्स हैं नीत्शे के, ये मैंने नोटिस किया।
हाँ, स्पेसिफिक हाँ, एक और चीज़ जो जैसे लड़कियों के बारे में भी एक्चुअली मेरे को पता चला कि नीत्शे को लेके लोगों की बहुत सारी राय हैं कि वो मिसोजिनिस्ट है एंड ऑल। मुझे तो नहीं पता था एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम नीत्शे को पढ़ा द स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा वो मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छे लगे वो बुक बहुत पसंद आई मुझे। तो मुझे मिसोजिनिस्ट तो नहीं लगा कहीं से भी लेकिन कमेंट सेक्शन में लोगों का आया था कि नीत्शे तो लड़कियों को ऐसे बोलते थे, वैसे बोलते थे। फिर मैंने नोटिस किया 1-2 चीज़ें मैंने सर्च करी कि क्या बोला है लड़कियों को लेके क्योंकि देखो किसी की राइटिंग अगर आप पढ़ते हो तो बीइंग अ गर्ल अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे नहीं फील हो रहा मिसोजिनिस्ट, तो मैं क्यों मान लूँ ना जस्ट बिकॉज़ लोग बोल रहे हैं कि वो बंदा मिसोजिनिस्ट है। तो फिर मैंने नीत्शे की कुछ लाइन्स पढ़ी तो उन्होंने ऐसे बोला था कि जो जो लड़कियाँ होती हैं मैं एग्ज़ैक्टली ना कोट करती हूँ, रुको, मैंने लिख के रखा था कि woman is the source of all folly and unreason, the siren figure who lures the male philosopher out of his appointed truth seeking path. तो मतलब और भी कुछ चीजें थी जैसे एक जगह पे नीचे ने बोला था कि लड़कियां तो जो हैं वो पूरा टाइम मतलब हमेशा बस बच्चे पैदा करने में और उसको बड़ा करने में ही लगी रहेंगी उसके आगे कभी निकल नहीं पाएगी। अब अगर मैं बाकी किसी की ना बात सुन के इसको एज्यूम करूँ ना कि एज़ मेघना कि मेरे क्या थॉट्स हैं, तो ऑनेस्टली मुझे हाँ, नीचे एग्रेसिव होंगे उस टाइम पे मेबी क्योंकि वो लड़कियों को सही में ऐसे देख रहे थे। तो वो कुछ गलत नहीं बोला उन्होंने, लड़कियाँ सही में ऐसे करती हैं। वो बच्चे को ही पूरा ज़िंदगी बना देती है और जैसे मैं मैं जो सोसाइटी में मेजर लोगों को देखती हूँ, तो मैंने देखा है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो करती हैं ऐसा। वो अपना करियर हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। पढ़ती भी नहीं है वो क्योंकि वो पार्टनर पे डेडिकेट हो जाती है, बच्चे पैदा करने लगती है। मतलब 1 या 2 और फिर करियर से बिल्कुल भूल जाती है खुद को। तो नीत्शे ने जो कहा मुझे नहीं अ, लगता कुछ गलत कहा उन्होंने। हाँ। मैं इसमें ऐड करना चाहता था। हाँ, हाँ, हाँ। तुमने जैसे ये तुमने जैसे ये चीज़ बोली कि फीमेल्स पार्टनर की तरफ डेडिकेटेड हो जाती हैं। फीमेल्स पार्टनर के लिए तो डेडिकेटेड हो ही जाती हैं, पर वो पार्टनर सिलेक्शन के लिए भी बहुत पहले से ही डेडिकेटेड होती हैं, मोर देन देयर करियर, मुझे जहाँ तक लगता है। एग्ज़ैक्टली। तो तो मतलब लाइक डेटिंग को फीमेल्स बहुत अच्छे से समझती हैं, लड़कों को तो कुछ भी नहीं पता, जहाँ तक मुझे लगता है। तो सिम नीचा मुझे लगता हुँ, है कि वो एग्ज़ैक्टली। थोड़े ब्लंट थे। पता है क्या, देखो नीचा के साथ ऐसा था कि वो है ना क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर्स थे उनको, उससे वो डील कर रहे थे। तो उनकी जितनी भी राइटिंग है ना, मतलब ऐसा था कि उनके साथ ऐसा था कि वो दिन के ना 2 से 3 घंटे लिख पाते थे सिर्फ, मतलब ध्यान लगा के। और बाकी टाइम वो दर्द में रहते थे, बाकी टाइम वो क्या कहते हैं परेशानी में रहते थे, ये सब चीज, ठीक है। और पेन होता था, लाइक फिजिकल पेन। और वो थोड़े इरिटेटेड भी थे कि उनकी किताबें नहीं बिक रही थी। 10 स्पोक ज़ारथुस्ट्रा जब निकली थी ना, तो कोई उसको खरीदता नहीं था। बियॉन्ड गुड एंड इविल जब निकली थी, तो भी उसको कोई इतना ज्यादा खरीद नहीं रहा था। तो वो तो अपने जो थियोलॉजिकल प्रोफेसर थे ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ बाजल में, तो उसके पैसे पर पल रहे थे। और वो क्या कहते हैं अब अच्छा, ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, ये भी उससे आया था। या तो लोग बोलते हैं कि जेनेटिकली आया था, और कुछ लोग बोलते हैं कि भैया ये तो वो थे, क्या कहते हैं उसको, ब्रॉथल्स में जाते थे, तो वहीं से सिफिलिस आ गया था इनको। तो फिर 2-3 घंटे लिख पाते थे, और उसकी वजह से ऐसा हो गया था इनका कि ये मतलब जितना भी लिखते थे, एकदम ब्लंटली लिखते थे उसको। हर राइटिंग में ऐसा ही है। ये राइटिंग को एक्सप्लेन नहीं करते थे कि अरे देखो ऐसा नहीं है, अरे देखो ऐसा नहीं, ऐसा 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 ऐसा। ये वो तो जो भी मरता हुआ, तो जो भी बोल रहा है, तो फिर वही है, बोल लो उस पे 200-300 साल बाद जो भी बोलना है। फेमिनिस्ट मिसोजिनिस्ट था या नहीं था। मुझे नहीं लगता कि अरे वो सही में लड़कियां ऐसे करती हैं तो वो जो चीज देख रहे हैं वही ना बोलेंगे। लड़कियां
आपने जैसे कहा कि समझती है ये चीज़ कि बहुत पहले से ही कि उनको तो शादी करना है और घर पे ही बैठना है, तो आपने जैसे कहा ना कि पार्टनर सिलेक्शन में भी वो डेडिकेट हो जाती है। तो मैं खुद भी देखती थी कॉलेज में भी मेरी जो सहेलियाँ होती थी, तो उनका पढ़ाई से ज़्यादा मैं सबकी बात नहीं कर रही, देयर आर एक्सेप्शंस ऑब्वियसली पर मैक्सिमम लड़कियों का ऐसे होता था कि पढ़ाई से ज़्यादा पार्टनर सिलेक्शन पे उनका ध्यान जाता था। उनको ये नहीं था सही में और ये मैक्सिमम लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ जो एजुकेटेड बैकग्राउंड से आती है, गाँव की लड़कियाँ भी नहीं है। उनका था कि क्या ही करना है पढ़ लिख के, है ना? ट्रॉफी वाइफ बन जाओ किसी की या आईआईटी वाले लड़कों को टारगेट करो या ऐसे जो गुड लुकिंग भी नहीं, वो तो ऐसे कि जो पार्टनर सिलेक्शन भी कैसे कि जो टेक केयर कर पाए अच्छे से। तो अपने कॉलेज के लड़कों को भी ध्यान नहीं देती थी। फिर वो आईआईटी में ढूँढेंगी फेसबुक में कि अच्छा आईआईटी में कौन है फिर जैसे मेरा कॉलेज जी। लोनावला में था तो नियरेस्ट जो मेरे कॉलेज की सहेलियों का आईआईटी पढ़ता था वो था आईआईटी बॉम्बे। तो वहाँ मून इंडिगो करके एक फेस्ट होता था। तो वहाँ पे सारे कॉलेजेस की लड़कियों का जाना अलाउड होता था। तो आपको कोई आइडिया नहीं पढ़ाई छोड़ के सहेलियाँ जो है मेरी इस चीज़ की प्लानिंग करती थी कि हुँ, मूड इंडिगो में जाके आईआईटी वाला पटाना है। तो नीत्शे ने जो बोला सही बोला, अगर वो किसी को मिसोजिनिस्ट लग रहा है तो फिर वो लड़की का इश्यू है, वो हुँ, समझ नहीं पा रही है रियलिटी को। वो एक एज़ अ फिलॉसफर बोल रहे हैं ना, एक फिलॉसफर जब बोलता है उसको ब्लंटली बोलना पड़ता है, क्योंकि वो रियलिटी को एनालाइज़ कर रहा है, वो हुँ, आपको प्लीज़ करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है हुँ। इसमें? जैसे आपने कहा कि आप रिसर्च कर रहे थे एक वीडियो पे कि न्यूरो साइंस ऑफ मेट सिलेक्शन। मैंने इस चीज़ को पूरी तरीके से डिस्कवर ढंग से नहीं किया है और मैं हम्बल होना चाहूँगा क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को हम्बल कर भी दिया है, ठीक है? तो ये मैंने मैंने ये चीज़ देखी है कि जब मैं अभी अपनी रीसेंट वीडियो पे काम कर रहा था, हालाँकि मैं काफ़ी टाइम से कुछ काम नहीं कर पा रहा था, मैं कुछ और कर रहा था। तो मैंने अभी ये जो मेट सिलेक्शन लाइक हाउ वुमेन सेलेक्ट मेन पे मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइक 1-2 महीने काम किया है और मैंने ये चीज़ जानी है कि लाइक मैंने एक एक बहुत पहले भी लव के फिनोमेना के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो उसमें ये चीज़ होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा हाफ बेक्ड वीडियो थी। बट मुझे अभी तक ये समझ आया है कि सबसे पहली चीज़ होती है अ, टैंजिबल बेनिफिट फीमेल्स देखती हैं कि आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो। गुड जीन्स, हाइट और फिर क्या कहते हैं पैसा, ठीक है? ये सब चीज़ें और ये बंदा कितना ज़्यादा मैस्कुलिन है, ये सब चीज़ें। उसके बाद आती है अफेक्शन कि एक लड़का और एक लड़की के बीच ये फीमेल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। फीमेल को क्या चाहिए? तो एक लड़का और एक लड़की के बीच कितने ऐसे अच्छे मोमेंट्स हैं जो लड़की को लगता है कि हाँ, ये एक अच्छे मोमेंट्स हैं, अफेक्शनेट मोमेंट्स हैं कि लाइक रात को बाहर घूमना, लॉन्ग वॉक्स पे जाना, डेट्स पर जाना और मतलब जब उसको मन करे जब उसको मन करे जब उसको जेन्युइनली मन करे, तब उससे लंबी-लंबी बातें करना, ठीक है? और हाँ, जब उसको जेन्युइनली मन करे और उसके बाद है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट में मैंने अभी रीसेंट वीडियो में मैंने बताया था कि ये अटैचमेंट जो फॉर्म होती है ना, वो हैबिट होती है और हैबिट का जो एरिया होता है, वो होता है डोर्सल स्ट्राटम। ये हमारे हमारे दिमाग का हिस्सा होता है डोर्सल स्ट्रैटम। अभी देखो जैसे ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ना हमारी हैबिट में मतलब कुछ चीज़ें हमारी एकदम आदत होती हैं, वो हम सोचते हैं कि वो छूट जाए, वो नहीं छूटती हैं। तो वो उसी की वजह से होती है क्योंकि वो डोर्सल स्ट्रैटम में बहुत ज़्यादा एकदम लिखी गई होती हैं पत्थर की लकीर की तरह। अब जैसे ऐसा होता है कि अ, हम भूख लग रही है कुछ और फ्रिज में देखा कि खाने का कुछ है, देख लेते हैं। कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद दोबारा 5 मिनट बाद जाते हैं अनकॉन्शियसली कि कुछ मिल जाएगा, फिर दोबारा कुछ नहीं मिलता। फिर उसके बाद दोबारा चले जाते हैं, फिर दोबारा कुछ नहीं मिलता। तो मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ काम कर रहे हैं और मन में चल रहा है भूख लग रही है। बट ऐसा होता है कि एक वो हैबिट स्टोर हो रखी है ना, एक एक ये चीज़ वो डोर्सल स्ट्रैटम सोचता नहीं है। डोर्सल स्ट्रैटम करने पे ज़्यादा ध्यान देता है। वो ये करता है कि भूख लगी, फ्रिज में खाना है, देखते हैं क्या है। भूख लगी, फ्रिज में खाना है, देखते हैं क्या है। भूख लगी, फ्रिज में खाना देखते हैं क्या है। वो ये सवाल नहीं करता, अभी तो देखा था नहीं है,
वापस क्यों जा रहा है, ये चीज। तो हम्म अटैचमेंट जो होती है ना कहीं तक अटैचमेंट में बहुत बड़ा रोल डोर्सल स्ट्रैटम प्ले करता है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि लाइक कि डोर्सल स्ट्रैटम प्ले करता है, एक वेंट्रल स्ट्रैटम होता है जो कहते हैं ना डोपामिन डोपामिन वाला एरिया, ठीक है, वो प्ले करता है। और एक बड़ा ही मतलब मैं उस हिस्से को जानता नहीं था और मैं उसको जानने के बाद बड़ा ही सरप्राइज हो गया था। वो सब्सटैंशिया नाइग्रा कॉम्पैक्टा, ठीक है, ये हिस्सा होता है, ये ना हमारे रिवॉर्ड्स को रेट करने में मदद करता है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं, आप बोर हो जाते हो ना उसको करके, लाइक ऐसे होती हैं कि धीरे धीरे एक लड़का आया, नया लड़का आया, उससे बात की, अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे अबे यार अब कितना चेप होगा तू, तो ये चीज हो जाती है। वो जो सब्सटैंशिया नाइग्रा है ना, वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे अगर वो बंदा हमेशा अवेलेबल है, धीरे धीरे कर उसका जो वो होता है, जो उससे जो किक मिलती है ना, उसको वो खत्म, मतलब वो ये कहता है कि अरे ये तो है कहीं और, अब देख, मतलब कहीं और नहीं बोल रहा मैं, ये गलत हो गया थोड़ा मतलब बेसिकली वो वैसा ही वो ये बना कहता है, है, आप कह रहे हो स्ट्रक्चर ही वैसा है बाय डिफॉल्ट, हाँ स्ट्रक्चर ही कि वो वैसा वैसे है। वर्क कर और रहा जो है। सब, हाँ अब इस पे ज्यादा स्टडी नहीं हुई, बट एक स्टडी हुई है और वो हाँ, मैंने मतलब पढ़ी थी ओके, कि मैक्सिमम होगा सब्सटैंशिया मे बी। नाइग्रा, हाँ सब्सटैंशिया नाइग्रा रेट करता है रिवॉर्ड्स को। और दूसरी चीज ये हो गया, और दूसरी चीज ये कि जो सब्सटैंशिया नाइग्रा है, जो फीमेल्स का होता है ना, वो उसमें ज्यादा न्यूरल कनेक्शन होता है कंपेयरिंग टू मेल्स, ठीक है। सब्सटैंशिया नाइग्रा हमारे मोटर रिफ्लेक्सेस से भी जुड़ा होता है, हमारे मोटर रिफ्लेक्सेस में भी वो मदद करता है, ठीक है। तो जो जिनको मतलब फीमेल्स को ना, ज्यादातर फीमेल्स को बुढ़ापे में जाकर मोटर मोटर न्यूरॉन्स वाली प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। और वो इसी वजह से होता है कि उनका जो सब्सटैंशिया नाइग्रा होता है, वो काफी ज्यादा, उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब डेंस होते हैं वो, काफी ज्यादा, और न्यूरल कनेक्शन उसमें अच्छे होते हैं। सब्सटैंशिया नाइग्रा देखना बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। हम्म तो अब ये चीज होती है कि जब जब एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बताया, मतलब ये पता चला था कि एक बंदरिया ली, ठीक है, और उस बंदरिया को ना जूस दिया गया। तो जब उसको जूस दिया गया तो उसको बहुत मजा आया, ठीक है, डोपामिन उसका वो मजा आ गया, अरे वाह डोपामिन स्पाइकिंग हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन बाद उसकी जो डोपामिन स्पाइकिंग है ना, वो खत्म हो गई हम्म वेंट्रल स्ट्राटम में। तो फिर उससे पता चला, उन्होंने देखा कि स्पार्क ये चली इसलिए गई हो रहा है। रिलेशनशिप से। हाँ हाँ, तो स्पार्क चली गई रिलेशनशिप से, तो रिलेशनशिप तो छोड़ो, अभी तो टॉकिंग स्टेज है, रिलेशनशिप तो छोड़ दो, ठीक है। तो उससे स्पार्क चली गई उस बंदरिया की, तो उन्होंने देख जूस जूस मिल रहा था उसको। तो उसको फिर उसके बाद ये हुआ कि जो सब्सटैंशिया नाइग्रा था, वो धीरे धीरे ना ये रिवॉर्ड को ऐसा करने लग गया कि अरे भैया ये तो मिल ही रहा है, चलो आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। तो फिर वो इधर उधर खेलने लगती, उसको जूस में मजा नहीं आता। फिर एक दिन क्या हुआ कि ना उसको मन किया जूस चाहिए उसको, तो वो आ गई अपने आप, उसको जूस नहीं मिला, और उसको फिर उसने लाइट दबाई, लाइट दबाने पे उसको जूस मिलता था, ठीक है। तो उसने दोबारा वो बटन दबाया तो लाइट जलती थी, उस पर जूस मिलता था उसको। तो उसने दोबारा बटन दबाया तो लाइट जली पर उसको जूस नहीं मिला, और ऐसा कई बार हुआ। तो उसके साथ ऐसा हो गया, अरे भाई ये क्या हुआ, ये तो ये तो मिलता था मेरे को जूस, ये क्या होगा। फिर जो चीज बहुत ज्यादा ऐसी थी कि भैया ये तो हमेशा रहेगी, वो एकदम स्केयर हो गई, साइंटिस्ट ने उसको एकदम स्केयर कर दिया। फिर गलती से ना एक दिन उसको दे दिया बटन दबाने पे जूस। तो जो डोपामिन स्पाइकिंग उसकी पहली बार हुई थी ना उस जूस से, उससे 3 टाइम डोपामिन स्पाइकिंग दिखी उसमें, हैं, उस जूस अच्छा। को मिलने से। हाँ हाँ हाँ, तो ये, हाँ इसके डॉक्यूमेंट है। और जो ये क्या कहते हैं, ये 1997 में स्टडी हुई थी, और ये लाइक ये जो स्टडी है, ये लाइक सबसे पहली स्टडी है इसके सब्सटैंशिया नाइग्रा के इस बिहेवियर को बताने पे, और ये काफी फेमस स्टडी है। तो बहुत मैं इसका लिंक दे इंटरेस्टिंग दूंगा। है ये। हाँ, ओके। हाँ,
तो यही चीज होती है, जो बैड बॉयज होते हैं, बैड बॉयज भी क्या बोले, बैड बॉयज का एक अलग ही कहानी है, ठीक है, वो आगे बताऊंगा क्या है। बट जो भी मेल इमोशनल अप एंड डाउन फील करवाता है ना, वो दिमाग में छपा रह जाता है। वो अटैचमेंट ये तो वेरिएबल है ट्रैप ना, लग रहा है उसको मुझे। थोड़ा क्रैक कर लेता है। ये पता चल जाए नहीं, तो ट्रैप ट्रैप से नहीं बचा है जा सकता। एक्चुअली। हाँ, अब मैं आगे आऊंगा। ये ट्रैप लग रहा है, पर इस ट्रैप ये बात भी इसकी इसका, चलो मैं ये चीज नहीं बोलता, कोई नहीं। नहीं मैं नहीं, ये चीज ऐसा नहीं होता है, बोलूंगा मैंने कि नोटिस किया कि जब मतलब हाँ, एक चीज मुझे याद आ रही थी। तब तक आप डिसाइड कर लो आपको बोलना है कि नहीं, मैं फिर से पूछूंगी। नहीं बोलूंगा। हाँ, तो मैंने जैसे हाँ। नोटिस किया कि बहुत सारे लड़कियों के लड़कों के साथ पास भी कुछ होना चाहिए ना। तो जैसे मेरी भी काफ़ी फ्रेंड्स थी ना कि वो उनका ब्रेकअप हो जाता था, और जो बैड बॉयज़ टाइप के जो आपने इमेज बोला ना, तो ऐसे जो लड़के थे, जो उनके बॉयफ्रेंड थे, जिनका बैड बॉय टाइप का ना इमेज ना था। ना, नॉट स्पेसिफिकली बैड बॉयज। ये मैं यहाँ पे हाँ, बोलूंगा, नॉट स्पेसिफिकली बैड बॉयज। बैड बॉयज एक अलग चीज हो गई। ये वो मेल्स हैं जो इमोशनल अप एंड डाउन्स दे सकते हैं। अब वो गुड गुड नाइस मेल्स भी हो सकते हैं। ओह! ओके, हम्म। ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अ, मतलब आप कह रहे हो कि ओके, ये बैड या गुड नहीं है, ये है कि सामने वाले के बैड बॉय इमोशंस के को बारे कैसे में कोई आगे कंट्रोल आगे कर बात रहा है। करेंगे। ओके, नॉट स्पेसिफिकली कंट्रोलिंग। बैड बॉय का तो अलग है, आगे बात करेंगे क्या है वो स्पेसिफिकली, क्या है बैड बॉय वाले ट्रेट्स। बट ये चीज है कि इसमें कंट्रोलिंग की भी कोई बात नहीं है। वो कंट्रोल नहीं करते, दे जस्ट डोंट वांट यू। वो मेल्स ओह! आपको नहीं पसंद करते इतना, और इसी वजह से वो इतना ज्यादा अफेक्टेड भी नहीं होते। और इसी वजह से, और वो पसंद भी इसलिए नहीं करते क्योंकि शायद उनके पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक टाइम आता है कि व्हेन वुमेन रियलाइज कि अब हाँ पावर असर्ट की जा सकती है, ठीक है, तो दे पुल बैक, दे गिव साइलेंट ट्रीटमेंट, और फिर लौंडे भागे भागे आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है पावर असर्शन का फीमेल के पास। कुछ मेल्स होते हैं जिनके पास ऑप्शन होते हैं, वो नहीं जाते, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो बैड बॉय हैं, या फिर वो कुछ दिखा रहे हैं, या वो प्रिटेंड कर रहे हैं, या वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। दे जस्ट हैव बेटर ऑप्शंस, बस ये चीज हो सकती है। हुँ। बेटर बेटर इंस्टेंटली अवेलेबल ऑप्शंस। तो यही है। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी, बताओ। नहीं, मैं ये कह रही थी कि मैंने जैसे कॉलेज में भी नोटिस किया था कि जो फ्रेंड्स जिनके ब्रेकअप हो जाते थे, और फिर पैचअप होते थे, तो वो और अट्रैक्ट हो जाती थी, अटैच हो जाती थी अपने उसी बॉयफ्रेंड से, जो या तो ऐसे जो लड़के होते थे ना, जो मैसेज रुक-रुक के करते थे कि नहीं, आज नहीं किया, भाव खा रहे हैं, बाद में किया, तो ज़्यादा ही फिर उनसे अट्रैक्ट हो जाती थी। ये मैंने देखा है पैटर्न, और खासकर वो जो एज होती है कॉलेज वाली, उसमें तो बहुत ज़्यादा होता है ये, और उसके बाद भी पूरी जो रिलेशनशिप वाली एज तक। ये ये है, मतलब वुमेन फीमेल्स डोंट लाइक टू बी रिजेक्टेड, ऐसा है वैसे। मतलब एक चीज जो फीमेल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि रिजेक्ट हो जाना। तो मेरे को तो किसी लड़की ने ये चीज बोली थी कि मेरे को कोई रिजेक्ट करता है उससे पहले मैं उसको रिजेक्ट कर देती हूँ। बाप रे! नहीं, ये तो थोड़ा मतलब एग्रेसिव स्टैंस हो जा रहा है। लगता है वो लड़की हाँ है, ज़्यादा ये एग्रेसिव मुझे थी। ऐसा दिस इज़ नॉट राइट हम्म सेइंग दिस। आ, और उसी सिमिलर लड़की ने मेरे को ये भी चीज बोली थी कि अब वो देखती है मेरी वीडियोस, बट आई एम सॉरी। बट ये चीज है कि कभी गलती से देख लिया तो उसने बोला था कि यार कि उसकी दोस्त और वो बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि यार कि मेरी दोस्त बोल रही थी कि यार जब तक एक लड़का हमें हमारी औकात नहीं दिखाता ना, मजा नहीं आता, तब तक मजा नहीं आता। तो ये चीज है। हाँ, अब ये ना, ये ऐसे लगेगा ये चीज, बट हाँ लगेगा ये चीज, ये अपसर्ड ये लगेगा कि अरे इसमें ये एक क्या है। फिलॉसॉफिकल इनसाइट आ रहा है मेरा, क्योंकि मैं फिलॉसफी बताओ। वेदांत वगैरह एक्सप्लेन करती हूँ। तो हाँ मेरे हाँ, को बताओ मतलब बताओ बताओ। यही, हाँ, हाँ, मुझे यही समझ आ रहा है इससे कि
ये जो हम ये सोसाइटी को कॉपी कर रही है लड़कियां, कि उन्होंने देखा है ना कि बहुत दबाया गया है, वो सबकॉन्शियसली उनके अंदर फंसा हुआ है कि भाई उनको दबाया गया है, दबाया गया है। तो और तो वो कुछ करके कि चलो तुम कुछ बन जाओ लाइफ में, उसके थ्रू तो नहीं करती ज्यादातर, वो तो डिफिकल्ट पड़ेगा। तो जो ऐसी लड़कियां होती है ना जिनको चाहिए इजी रास्ता, तो वो यही कोशिश करती है फिर कि पार्टनर के थ्रू ये चीजें निकाल ले कि नहीं तुमने हमें दबाया है ना, अब ये मैं हम तुमको कंट्रोल करेंगे या दबा के दिखाएंगे। पता नहीं, आई डोंट नो कि नहीं, ये मुझे लगता ना है ना 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 सबकॉन्शियस ना है ना क्या? ना ना ना, नहीं नहीं हाँ। नहीं, आप जो कह रहे हो वो भी सही है। बट यहाँ पे जो वो चीज कह रही थी ना, वो ये कह रही थी कि until I get feeling of कि I am on the verge of getting rejected, तब तक बंदा मुझे पसंद इतना नहीं आता, मतलब जितना आना चाहिए, ये चीज वो ओह! बोल ओके, रही ओके। थी। नहीं एंड 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 ये उनकी एंड बात है। एंड हुँ। दैट फीमेल जो मेरी दोस्त है, उसकी दोस्त है, वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, तो हाँ, तो वही बातें हैं कि आप हाँ, वेदांत अब आ रहा है क्लिक, मैं भूल गई थी बीच में कि वेदांत कहाँ से आया बीच में। हाँ, जैसे वेदांत बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे जैसे विषयों से ऐसे बोलते हैं, थोड़ा हिंदी आ जाएगा, कि विषयों से जब आप संबंध बनाते हो और उसमें अगर स्वार्थ जुड़ा हुआ है बीच में, तो मतलब कि वो अब निष्काम नहीं हो पाएगा। एक्चुअली भगवत गीता का मैसेज है कि डिजायरलेस एक्शन, ठीक है? तो निष्काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बोलते हैं भगवत गीता में कि अगर आप निष्कामता के साथ कुछ भी करते हो, तो दुःख नहीं होता, दुःख से मुक्ति होती है, ऐसे। वरना आप हमेशा दुःख में रहोगे, स्ट्रेस एक अलग-सा रहता है, बेचैनी होती है, अपूर्णता इस टाइप से फील होती है। तो मैं जैसे ये नोटिस यही कर तो पा रही चाहिए। हूँ तो मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि ये जो भी जब हम किसी को बहुत ज़्यादा वो बना लेते हैं ना कि पार्टनर से ही मिलना चाहिए, जो भी मिलना चाहिए, मतलब किसी भी विषय से स्वार्थ कि नहीं भई एक इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए तभी मैं कोई चीज़ करूँगी, तो यही स्वार्थ है ना। तो फिर आप भी कभी भी मतलब वो लूप में फँसे रहोगे फिर, ये अपूर्णता के। आप कभी दुःख से बाहर नहीं आ पाओगे और फिर आप दूसरा पार्टनर, फिर लोग बोलते हैं कि स्पार्क नहीं है या तीसरा चाहिए। वो फिर आप कभी भी सैटिस्फाई नहीं हो पाओगे क्योंकि वो प्रकृति ही है, वो वैसा ही होता है। जैसे आपने कहा ना कि वो डेटा है कि कुछ लोग वैसे ही काम करते हैं। जैसे आपने कहा कुछ लड़कों को वैसा ही या लड़कियों को वैसा ही पसंद आता है। अब हुँ। मैं ना यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा कि जो अटैचमेंट वाली चीज थी, उसमें ये होता है कि आपने ऑक्सीटोसिन सुना होगा, ठीक है? ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो फीमेल के केस में ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि ये एक्चुअली लव हार्मोन नहीं होता, ये रिस्क टेकिंग हार्मोन होता है। ये आपकी ना, आपके एमिगडला की, एमिगडला होता है जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है हमारे दिमाग में कि लाइक कि वो देखो शेर आ गया। एमिगडला जो होता है वो फाइट, फ्लाइट, फ्रीज और फॉन, ये चार रिस्पॉन्स देता है, ठीक है? कि तो और भी चीजें होती हैं, आपकी हार्ट रेट कंट्रोल करे, मतलब को रेगुलेट स्पेसिफिकली नहीं करता, बट एक तरीके से उसको कम ज्यादा कर सकता है, ठीक है? तो एमिगडाला जो होता है वो फियर रिस्पॉन्स के लिए होता है कि, और आपके और चीजों को टोन, जो जो भी चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, उसको टोन देता है। अब जैसे कोई अपने, आप बोलते हो कि जब आप हंसते हो, जब आप हंसे, तो आपने बोला ये फनी है, ये तो वर्ड हो गया फनी, पर वो एक चीज है ना, फनी एक चीज है ना, फनी एक चीज है, और किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया तो आपको कुछ अलग फील हुआ, है ना, गुस्सा आया। फनी एक अलग चीज है, गुस्सा एक अलग चीज है। तो इसको जो डिफरेंशिएट करता है ना, डिफरेंट टोन्स, गुस्सा लाल हो गया, मतलब एक तरीके से बता रहा हूं मैं, गुस्सा लाल हो गया, फनी पर्पल हो गया। तो ये जो कलर देता है, ये टोन्स देता है ना, ये एमिगडाला देता है, ठीक है? और फीमेल्स का ये जो टोनिंग का जो सिस्टम होता है ना, बड़ा बहुत सॉलिड होता है, ये एकदम हैवी होता है, मतलब हैवी, मतलब हैवी नहीं, मतलब कि एकदम ऐसा होता है, बहुत बहुत हाइपर एक्टिव होता है, ठीक है? तो एमिगडाला फीमेल्स का स्पेसिफिकली, मतलब फीमेल्स का होता ही है।
मेल से ज़्यादा। तो ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा हाइपर विजिलेंट होती है और हमेशा से ही रही हैं कि भैया कि कब क्या हो जाए, क्योंकि वीक रही हैं फीमेल्स और ऑपरेशन भी तो मेल्स ने किया ही है, ठीक है? अब फेमिनिज़्म एंटी फेमिनिस्ट मुझे मारने आ जाएँगे अब कमेंट में, बट ये चीज़ है कि किया है, ठीक है? तो और इस वजह से जो इनका इनका जो एमिग्डाला है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है? और आप ये देखोगे कि जो जो फीमेल ऐसे एनवायरनमेंट से आई हैं जिसके घर में झगड़ा होता है काफ़ी ज़्यादा, या फिर जो पापा हैं, ईदर ही इज़ नॉट मैस्कुलिन इन अ वे ऑफ लाइक अ काम मैस्कुलिन मैन, कि जो जो एक्शंस भी ले सके और जो रिएक्टिव ना हो ज़्यादा, या फिर अनअवेलेबल फादर। ऐसी फीमेल्स का जो एमिग्डाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। तो भैया वो तो बहुत ज़्यादा मतलब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है उनको, काफ़ी ज़्यादा डर भी जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर भी होती हैं, ठीक है? और इसी एमिग्डाला के एक्टिवेशन ज़्यादा एक्टिव होता है, तो ये चीज़ होती है कि वो ज़्यादा किसी पे जल्दी बिलीव भी नहीं करती, ठीक है? तो जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, वो क्या करता है कि वो एमिग्डाला के जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ना, उसको कम करता है, ठीक है? इसीलिए जो ऑक्सीटोसिन रिस्क टेकिंग हार्मोन है, वो ये करता है कि सामने वालों पर भरोसा कर सको आप। फीमेल्स हुँ। के दिमाग में वो ये करता है कि हम हाँ, अब इस पे भरोसा किया जा सकता है, इसके पास आया जा सकता है, ये है। और ऑक्सीटोसिन साथ में ये करता है जो हमारा वेंट्रल स्ट्राटम एरिया है, उसमें जो वो है क्या कहते हैं, जो डोपामिन के जो वो होते हैं सर्किट होते हैं उनको एक्टिव कर देता है, तो जो 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 मजा आता है ना, वो और ज्यादा मजा आता है। भाई के साथ गेम खेलने में इतना मजा नहीं आएगा जितना एक लड़का है जो क्रश है उसके साथ खेलने में आएगा, कोई भी गेम, मतलब जो फीमेल पसंद करती है, तो वो चीज क्योंकि ऑक्सीटोसिन वहां पे काम कर रहा है, भाई के साथ नहीं करता। भाई के साथ इतना नहीं करता। तो हाँ, तो ये चीज है कि ओके। ऑक्सीटोसिन जब काम करता है तो क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स खत्म कर देता है और फिर आपको भरोसा दिलाने में मदद करता है। तो ये चीज होती है कि वही, एक तो ये हो गया ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। तो जो आप कह रही हो ना वेदांत वाली बात, कमिंग बैक टू दैट, अब मैं जो पूरी कहानी कर रहा था इसी वजह से कर रहा था मैं, कि जो वेदांत वाली बात आपने कही ना कि निष्काम भाव से करना चाहिए। अब स्पेसिफिकली यार उस पे मैं इतना बिलीव नहीं करता, हर कोई मीन होता है, ठीक है? और कोई भी निष्काम भाव से नहीं कर सकता। मैंने वेदांत और मैंने उपनिषद मैंने नहीं पढ़े, बिल्कुल भी नहीं पढ़े, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। बट ये चीज है कि अ, एक और ऑक्सीटोसिन की तरह ही हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन ना हार्मोन होता है बॉन्डिंग वाला। वो जो हार्मोन होता है वो इसलिए होता है कि मतलब वो तब रिलीज होता है कि वो तब रिलीज होता है जब आपने एक बंदे के साथ बहुत समय बिताया हो, ठीक है? वो मेल्स और फीमेल्स दोनों में रिलीज होता है और मेल्स में ज्यादा होता है। वो ना एक ट्रस्ट हार्मोन होता है कि भैया कि मैं गिरा तो ये बचा लेगा, बचा लेगी। और वो तभी आता है जब आप किसी के साथ लंबे समय तक रहे हो, ठीक है? तो मेल्स के दिमाग में जो अटैचमेंट फॉर्म होती है ना, वो इसी से होती है कि भैया कि एक फीमेल है जो लेट्स से निष्काम भाव से मेरे साथ है और मेरे को सह गई। और फीमेल, क्योंकि मेल्स भी मतलब बोलूंगा कि ये मेंशन करना तो जरूरी है कि हरामखोर होते हैं, आई एम सॉरी, एडिट कर देना, ठीक है? तो जब तक एक एक हाईली रेडिकल फीमेल उनकी जिंदगी में नहीं आती जो उनको ये दिखाती है कि देख ऐसी भी होती है, डार्क फेमिनिटी जो भी है, तब तक वो उस पे बिलीव नहीं करते, निष्काम भाव वाली फीमेल पे। उसको तो फिर वो पागल ही समझेंगे कि भैया कि तेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मेरे पास टाइम खराब कर रही है। तो वो चीज है। नहीं, नहीं, तो निष्काम कोई भाव हाँ, नहीं है, भाव नहीं है, वो शायद गलत मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये कोई मतलब वो नहीं है। इट्स लाइक स्पॉन्टेनिटी एक्चुअली। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ गिटार बजा रहे हो या कुछ परफॉर्म कर रहे हो ना,
तो कई बार क्या होता है कि हम परफॉर्मेंस में इतने डूब जाते हैं, जैसे सिंगर्स कोई है लाइव परफॉर्मेंस करे, आप भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो कि जैसे अभी पॉडकास्ट भी चल रहा है कि क्या बात होती है हमें समझ लड़के के नहीं प्यार आता। में इतना डूब जाना है, ये चीज़। हाँ, नहीं, मतलब वो निकल जाता है ना, मतलब प्यार से कोई रिलेशन नहीं है, मैं बस मतलब वो निष्काम वर्ड को एक्सप्लेन कर रही थी। तो प्यार तो पता बात तो नहीं वो वही कर है रहे थे कि हम। नहीं है। हाँ, हाँ, उस पे अप्लाई हो सकता है। तो पता नहीं, डिपेंड्स। तो वही है कि स्पॉन्टेनिटी तो फिर निष्कामता तो ये कहेगी कि वो तो चेंज हो सकता है, वो बोलेगी नहीं कि अब यही है। वो तो बोलेगा कि अगर हाँ, अगर स्पॉन्टेनिटी है तो है, नहीं तो है तो नहीं है। तो निष्कामता कोई फिक्स चीज नहीं होती, इट्स स्पॉन्टेनिटी। इट्स लाइक कि रियलिटी रियल टाइम में जो भी है उसके हिसाब से करना, जो फिक्स कर देना होता है वो एक्चुअली निष्कामता नहीं होती। पर ऑब्वियसली अब लीगल लॉ सिस्टम होते हैं तो हमें फिक्स करना पड़ता है, उतना हम नहीं हो सकते कि फिलोसफी के हिसाब से नहीं चल सकते। तो वो वाली चीज है। हाँ, पर आप जो कह रहे थे वो सही है कि ऐसा होता है, जिस तरीके से फीमेल्स का डिजाइन होता है कि वो ज्यादा ट्रस्ट कर लेती हैं, ये सब चीजें तो होता है डेफिनेटली। नहीं, 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 मैं ये नहीं कह रहा था, वो ट्रस्ट कर लेती हैं। हाँ, अच्छा, मैं ओके। ये नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि जो आप कह रहे हो ना, निष्काम वाली चीज़ जो कह रहे हो, हाँ, उसको मैं इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, उसका जो हाई होता है फीमेल्स में, वो बड़ा वो बहुत जल्दी किसी से प्यार में भी पड़ जाती हैं और बहुत जल्दी किसी से दूर भी हो जाती हैं कि अरे यार, ये हटाओ इसको। बट अगर एक मेल बहुत ही ज्यादा किसी फीमेल से मतलब क्या कहते हैं, और प्यार में पड़ने का मतलब ये है कि जहां तक मुझे समझ आया है, यू कैन टेक फॉल फॉर दैट पर्सन। लाइक तुम अपनी ईगो साइड रख सकते हो, यू कैन टेक फॉल फॉर दैट पर्सन की मतलब कि अ, एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो वो इसलिए करती है कि भैया क्या, अरे यार है, हरामखोर है, कमीना है, वो काम नहीं करता है, जो भी है, पर मेरा ही है, तो शी इज टेकिंग फॉल फॉर हिम। ये चीज डैड थोड़ा कम करते हैं, ही डजंट टेक सिमिलर काइंड ऑफ फॉल, बट वही वही चीज है। उस यही समझ आया है कि वो प्यार अगर एटमोलॉजिकली देखे तो, हाँ, बट एटमोलॉजिकली प्यार का जो वो है ना, क्या कहते हैं, मतलब है, जो लव वर्ड आया था वो सबसे पहले आया, मतलब उसको एटमोलॉजिकली देखे, जो उसका ओरिजिन है वो लुफू वर्ड से आया है। अब जो लुफू वर्ड है ना, वो सबसे पहले जो लिखी गया टेक्स्ट है, ये एक एंग्लो सैक्सन वर्ड है। ये बेवुल्फ करके एक किताब है, उसमें लुफू वर्ड यूज हुआ था। तो लुफू वर्ड का मतलब था तब कि वो जो लड़ाई करते हैं ना, वॉरियर्स, उनके बीच में एक दूसरे के लिए जो सपोर्ट सिस्टम की जो भावना होती है ना, कि मैं तेरे को गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरे को गिरने नहीं दूंगा, उसका उसके लिए यूज होता था लुफू। ठीक है, तो उसी से ही आगे ओरिजिनेट हुआ, उसमें फिर डिजायर ऐड हुआ, तो फिर वो लुफू, लफर, लव ऐसे बन गया, कहीं अलग अलग ओह, उसमें लैंग्वेज में। तो यही चीज है। इंटरेस्टिंग। तो मैं जो बता रहा था ना, हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि जो ऑक्सीटोसिन वाली चीज है, ऑक्सीटोसिन से अफेक्शन से फीमेल ऑक्सीटोसिन फील करती हैं, मतलब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बट ऑक्सीटोसिन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, और जो आप कह रही थी कि वेदांत वाली चीज, तो वो उसी की वजह से होती है। ये वैसोप्रेसिन की वजह से, आप किसी के साथ बहुत समय तक साथ रहे हो और एक दूसरे के लिए फॉल लेते हो, तो वैसोप्रेसिन जो होता है वो धीरे धीरे वैसोप्रेसिन बॉन्ड्स बनने लगते हैं दिमाग में। ये है, मतलब नाइस, इट्स वेरी और इसके बाद ये इंटरेस्टिंग। अटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट हो गया, इसके बाद है हाइपरगमी। क्योंकि प्यार रिक्शे वाले से तो फील नहीं होगा, ठीक है, प्यार भी नहीं, नहीं, उससे फील ऐसा नहीं, होगा क्या जो, पता हो। नहीं, नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं होता, क्या पता हो, नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब क्रॉस कल्चरली ये देखा गया है कि फीमेल्स टेंड टू मेट विद मेल्स। सबसे पहले जो मेरे वेरिएबल्स थे, मैंने ये समझे थे कि सबसे पहली चीज तो कि मैन की जो ग्रोथ है, ग्रोथ बाद में बात करते हैं, कि सबसे पहले तो उसके पास जो टेंजिबल बेनिफिट है, आजकल फीमेल्स भी कमाने लगी हैं, उनके पास भी अपनी डिग्रीज हैं, पैसा है, हर चीज है, तो उनके जो एग्जिस्टिंग एसेट है वो हमेशा उससे ज्यादा मेल के पास होने चाहिए। ठीक है, प्लस जो मेल की जो ग्रोथ है वो फीमेल से ज्यादा होनी चाहिए।
करियर ग्रोथ, ठीक है। अगर नहीं होगी तो हाइपरगमी पे हिट पड़ेगा। लाइक कि ऐसा है, हाइपरगमी मैं समझाऊंगा क्या है। ये चीज है कि मेल की ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए। आप इसको मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह समझो, H इज इक्वल्स टू फीमेल शुड हैव मेल शुड हैव मोर टेंजिबल बेनिफिट देन फीमेल, ठीक है। तो ये चीज, मेल अगर ज्यादा डिजायरेबल होगा, लाइक ऐसा है कि उसकी उसकी जो मार्केट वैल्यू है कि लाइक उसको और फीमेल्स पसंद करती हैं, तो वो चीज उसकी हाइपरगमी, उसकी जो वो होती है वैल्यू होती है वो बढ़ा देती है, ठीक है। कॉलेज में एक लड़का है, उसको 4 लड़कियां पसंद करती है, तो 5वीं भी उसको ऐसे ही देखेगी, अरे यार ये तो है, बढ़िया है, ठीक है। तो ये चीज है। वही आईआईटी वाला जो तुमने बोला था, आईआईटी सभी तो पसंद कर रहे हैं, अब चाहे उनकी जॉब लगे ना लगे या जो भी है। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं, बेटर टेंजिबल बेनिफिट्स देन फीमेल, हायर डिजायरेबिलिटी, बेटर ग्रोथ ऑफ करियर, ठीक है, और करियर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो ये जो चीज है ये अच्छी होती है तो हाइपरगमी ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा हाइपरगमी होगी उतना ही ज्यादा अफेक्शन फील करेगी फीमेल। तो इसीलिए अगर कोई लड़का है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, किसी कंपनी में, टेस्ला में काम कर रहा है, ठीक है, और उसका अच्छा अमेरिका में अपना घर बढ़िया है, और 6 फुट का है, और लाइक बहुत अच्छा सा दिखता है, ठीक है, तो उससे ज्यादा प्यार होगा कंपैरेटिव टू ये जो कॉल सेंटर में लौंडा काम कर रहा है, ठीक है, अपना देसी। उसका उससे जो अफेक्शन फील होगा वो उतना नहीं होगा। अब देखो ये हाँ ऐसा होता है, लाइक मतलब ऐसा है, अब क्या करें, देखा है वो तो जी, वो तो अब जो सच है, सच तो पता ही नहीं है क्या है। जैसे मैं जैसे सिगमंड फ्राइड के बारे में भी एक चीज मैं आज ही पढ़ रही थी आपके साथ। मैंने सोचा था कि पॉडकास्ट होगा तो पूछूंगी कि उनका एक कॉन्सेप्ट है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स करके, कि लड़का भी अगर कोई लड़की चूज करता है तो शायद उसमें अपनी मम्मी के जैसी क्वालिटीज ढूंढने की कोशिश करता है, या अगर एक लड़की भी करती है तो पापा जैसी। तो पता नहीं, मुझे ये चीज थोड़ी इलेक्ट्रा मतलब किस कॉम्प्लेक्स। तरीके से मैं इसे समझूं। लेकिन सिगमंड इलेक्ट्रा फ्राइड ने काफी कॉम्प्लेक्स। अच्छे से ओके ओके उसे एक्सप्लेन किया है। तो आप आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मतलब अप्लाई करता है एक्चुअली में जब हम मेट सिलेक्शन करते हैं यार तो? ये सिगमंड फ्रॉयड है ना, बड़े ही मतलब सिगमंड फ्रॉयड बड़े ही इनफेमस हैं टू क्रिएट, लाइक वो पता है क्या, वो जिस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन की कोई सेंस नहीं होती, बट उनकी बातें सही होती हैं जहां तक मैंने देखा है। तो अब जैसे एडिपस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो हाँ, मेल्स अपनी मदर जैसी फीमेल चूज करते हैं, और जो फीमेल है उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जो फीमेल है वो अपने पापा जैसा करती है तो उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे ये चीज है जहां तक मुझे लगता है कि ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स की तो कहानी वो एक एडिपस और एक वो ग्रीक ग्रीक या पता नहीं कोई रोमन मिथ से आई है, ठीक है, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा उसमें। बट ये चीज है कि जो ये आइडिया है एडिपस कॉम्प्लेक्स वाला, वो सही है इसीलिए क्योंकि मेल्स की जो एक रोमांटिक फैंटेसी होती है ना, वो होती है इक्वल पार्टनरशिप की। तो जो माँ होती है उससे तो उन्हें हर चीज ही मिली होती है, ठीक है, अगर होती है, कुछ की नहीं होती। तो जिनकी होती है तो उनसे तो अपनी मम्मी को हर चीज मिली होती है, तो उनका साथ ऐसा होता है कि हमें तो कोई दूसरी माँ मिल जाए, एक माँ ना मिले तो एक तरीके से, जैसे मैंने बोला था, इन लव पीपल कैन टेक फॉल। तो यहाँ पे ये चीज है कि जो मेल्स हैं वो ये चाहते हैं कि मतलब हर कोई ना प्यार में एक तरीके से बच्चा बनना चाहता है, फीमेल भी, मेल भी। मेल भी एक तरीके से कि मतलब कि मैं जब या टूट जाऊं तो कोई मेरे को प्यार कर ले थोड़ा, कोई मेरे को संभाल ले, कोई मेरे को ऐसा कर ले, मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बोल दे। ये इक्वल पार्टनरशिप है मेल के लिए क्योंकि उनका तो दायित्व है, उनका तो उनकी तो जैसे बोला जाता है मेल आर प्रोवाइडर, तो उनके लिए तो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया ही है कि अगर वो फीमेल को ये नहीं बोल सकते कि भैया कि कोई दिक्कत नहीं है मैं हूं, तो भाई तो फिर तू जिंदगी में ही क्यों है अगर तू ये नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। तो मेल के लिए वो एक तरीके से इक्वल पार्टनरशिप वाला हो जाता है कि
कि मेरे को एक ऐसी चाहिए जो मतलब थोड़ी मेरी माँ जैसी हो या माँ के पास की हो। और कुछ मेल्स होते हैं जिनके थोड़े से अनरिजॉल्व्ड इशू होते हैं, मदर इश्यूज हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज होती है कि वो सॉल्व करना चाहते हैं उनको, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के जो चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स हमने जो फेस किए हैं अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए, तो कहीं ना कहीं हम उसमें फंसे रह जाते हैं और हम उसको दबा लेते हैं। कोई हमें एक्सप्लेन करने वाला तो होता नहीं है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो जब कोई वैसी फीमेल आती है तो ऐसा लगता है कि यार हाँ, कि हम इसको सही कर, मतलब हम इसको सही कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, नॉट स्पेसिफिकली उस फीमेल को सही कर सकते हैं, बट कुछ तो यही सोच के आते हैं कि मैं उसको सही कर दूंगा, जो कि थोड़ा सा होता है गलत। बट ये चीज होती है कि मैं लाइक जो हम उन्होंने गलती की, वो गलतियां करेंगे और उसको सही कर देंगे, ये चीज होती है। तो इसीलिए एक माँ जैसी दिखने वाली, माँ जैसी मैनर्स वाली, माँ जैसे गुस्से वाली, माँ जैसी नेग्लेक्टिंग फीमेल पसंद आती है कभी कभार। तो वो इडिपस कॉम्प्लेक्स है, नॉट स्पेसिफिकली कि ही wants to crawl into his मम्मी, बट स्पेसिफिकली लाइक उनके ट्रेड्स जो सब मैंने बताया वो। इसमें एक और चीज मेंशन थी, लिबिडो करके चीज, ये भी सिगमंड फ्रॉइड की उसमें ही पढ़ी थी मैंने, कि उसमें वो बोल रहे थे कि जो लाइफ एनर्जी है, मतलब उसको सेक्सुअल वो बता रहे, उससे आप ये मतलब नहीं समझना चाहिए किसी को कि वो सेक्सुअल एनर्जी है। कह रही जो लाइफ एनर्जी है वो भी एक तरीके से सेक्सुअल एनर्जी उसको बोल सकते हैं अगर, तो वो लिबिडो है जो एक बेस में रहती है, लेकिन वो सेक्सुअल वो नहीं है, वो ऊपर आके तो चेंज हो जाती है अलग अलग फॉर्म में, लेकिन वो शायद बेस लाइफ एनर्जी होती है। तो वो चीज सेक्सुअल कहना उसको मेरे ख्याल से चाहिए कि नहीं चाहिए ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को, ये मैं पूछ रही हूँ। देखो, ये चीज है कि आ, जो एडिपस कॉम्प्लेक्स वाली चीज है ना, वो इस तरीके से बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया ना, वो किया था, वो ये था कि बच्चा, लड़का स्पेसिफिकली अपने बाप से जेलस करने लग जाता है, ठीक है, कि जो अटेंशन है वो माँ उसको देती है, अपन पापा को देती है और मेरे को नहीं देती है। तो एक ये जेलेसी होती है, और यहाँ पे यही होगी कि विल टू पावर ही आ गई, नीचे वाला आइडिया कि जेलेसी का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पावर की जो नीड है पूरी नहीं हो रही, ठीक है। अब जेलेसी तो नहीं बोलेंगे, मतलब मैंने ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की जेलेसी वाली, तो मैं तो ये बोल नहीं सकता। बट ये चीज है कि ना ही मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा है कि लोगों को जेलेसी होती है अपने डैड से। एक्चुअली सेक्सुअल चीज तो मुझे लगता है कि इतनी नहीं होती कि लाइक कि कैन यू इवन इमेजिन सीइंग स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर मदर नेकेड, लाइक बिल्कुल नहीं। तो सेक्सुअल वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, पापा के साथ भी नहीं हो सकती, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में भी नहीं हो सकती। मतलब हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के पैराफिलियाज होते हैं तो हो सकती है। अब जैसे एक पैराफिलिया है, गैरेंटोफिलिया करके होता है, गैरेंटोफिलिया होता है, इसके बारे में बताता हूँ। कश्मीर में अभी रिसेंटली एक केस आया था कि ना, एक एक कश्मीरी लौंडा लड़का होटल में काम करता था, ठीक है, जो वो होते हैं वेटर ये सब। तो एक फैमिली आई महाराष्ट्र से, और लड़का लड़की और उनकी मम्मा, जो लड़के की माँ, ठीक है। और लड़का था वो कुछ ऐसा नहीं था कि जवान था, वो मिडिल एज था, ठीक है, और उसके बच्चे थे, ठीक है, टीन्स। और जो जो उस आदमी की मम्मी थी वो भी बुढ़िया सी थी। तो क्या किया, वो जो एक लड़का था वहां पे, कश्मीरी लड़का जो वेटर था, उसने उस बुढ़िया अम्मा का उसके साथ जबरदस्ती करके उसके साथ ऑफेंस कर दिया, सेक्सुअल ऑफेंस, लाइक दिया। शेट। तो तो ये पैराफिलिया होता है, ये चीज कि एक एक शायद उसके बचपन में कोई रही होगी फीमेल, जो जो उसको केयर टेकिंग करती होगी, उसकी माँ ही होगी जो थोड़ी बूढ़ी होगी और बुढ़ापे की औलाद हो जाती है जैसे कि।
तो फिर अब उस माँ से प्यार नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा होता है मेल्स के दिमाग में कि मैं विल टू पावर अपनी एस्टैब्लिश कर सकता हूँ बाय सेक्सुअली बीइंग विद अ फीमेल। एक ये चीज हो सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि कहीं ना कहीं कभी कभार हम कपड़े चेंज करते हुए देख लिए, ठीक है, और ये सब चीज, और वहीं से फिर कुछ फील हुआ। तो ये पैराफीलिया ना ऐसे ही शुरू होते हैं, ये अजीब से। एक इस पे स्टडी है कि ना, एक इस पे स्टडी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है वो, कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि ना कुछ मेल्स को लिया, सेट ऑफ मेल्स को लिया, और उनको ना पहले फीमेल्स की नेकेड इमेजेस दिखाई, तो उनको अराउजल फील हुआ और इरेक्शन फील हुआ। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि पहले इमेजेस दिखाई, और फिर उसके बाद एक बूट, जो लेडी का बूट होता है वो दिखाया, काला जूता, ऐसा वो दिखाया। पहले पिक्चर दिखाई फिर काला जूता दिखाया, फिर पहले पिक्चर दिखाई फिर काला जूता दिखाया। कई बार ऐसा किया, लगभग 27-30 टाइम्स ऐसा किया। कई सारी इमेजेस दिखाई फिर जूता दिखाया, कई सारी इमेजेस दिखाई फिर जूता दिखाया। तो अब क्या हुआ, बार बार ये चीज करने के बाद नंबर ऑफ मेल्स को उन्होंने ट्रेन कर दिया जूते पर इरेक्शन आने के लिए। लाइक कि अब जब वो जूता ओह माय देखते ना, गॉड। हाँ। जूता देखते, तो उससे उनको सेक्सुअल अराउजल फील होता। तो ये जो पैराफीलिया होते हैं ना, ये बड़े ही अब वो टेढ़े होते हैं, और इन पे इतनी ज्यादा स्पेसिफिकली, मतलब ऐसे कि स्पेसिफिक रिसर्चेस कोई करता नहीं है इंडिया में, पर ये मतलब होते तो हैं, इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो बड़े ही टेढ़े होते हैं पैराफीलिया, कभी भी किसी को भी पर कहीं पे भी इससे कुछ भी। सुन के मतलब पता चल रहा है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कितनी कॉम्प्लेक्स है और ये कितने अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस हो हाँ, सकती है सब में। बाप रे, जैसे आपने हाँ, पैराफीलिया का बताया। इसी पे मैं अगले टॉपिक पे आना चाहूंगी, जैसे रेशनैलिटी। तो जैसे आपको क्या लगता है क्रिएटर गॉड का जो कॉन्सेप्ट है इसको लेके, कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? भगवान वाला, मैंने ना इस पे एक्चुअली ज़ारथुस्ट्रा वाली बात ही बोलूंगा इसमें, कि मैं ना अभी रिसेंटली मैं काफी अभी एक बहुत ही मेरी जिंदगी का एक अच्छा मोमेंट आया था 2024 मई में, ठीक है। आई गॉट सेलेक्टेड इनटू अ पीएचडी प्रोग्राम, और फिर मेरे को जाना था, एंड देन लाइक मैं बीमार हो गया था, और वो एक ऐसी बीमारी है, मैं उसके बारे में बोलूंगा नहीं। हालांकि मैंने अपने यूट्यूब में बताई है वीडियोस में, कि हालांकि मैंने स्पेसिफिकली नहीं बताया क्या, और ना मैं उसके बारे में बोलूंगा इतना कुछ। बट ये चीज है कि वो जो बीमारी होती है वो लाख में किसी 4-5 लोगों को होती है, ठीक है। काफी रेयर डिसऑर्डर है, ठीक है, नर्व डैमेज डिसऑर्डर। तो इट्स लाइक कि वो जब हुआ, आई वाज, मेरी जिंदगी ठीक चल रही थी, यूट्यूब ठीक था, काम कर रहा हूँ, और बाहर जाके मैंने एक वीडियो भी शूट की थी, टीवी मतलब एक इंटरव्यू लिया था लोगों का, फिर मैं जाने भी वाला था बाहर। तो एकदम से मैं बीमार पड़ गया था। तो कहीं ना कहीं है ना, मतलब मैं भगवान में तो बहुत पहले बचपन में मैं मानता था भगवान में, वो कहीं ना कहीं दैट मेड मी वीक। तो मैंने भगवान में मानना छोड़ दिया था। हालांकि मैंने भगवान में के रूल्स में मानना नहीं छोड़ा था, मैं कि किसी के साथ मतलब स्टे लाइक जीसस वाली चीज की, क्योंकि जीसस का आइडिया वो है कि टर्न द चीक वाली चीज। तो ये है कि जो टर्न द चीक वाली चीज है उसमें ऐसा है कि मतलब एक तरीके से आप बहुत ही ज्यादा हम्बल रहो एंड टेक फॉल फॉर पीपल, ये चीज तो कही है। कहीं ना कहीं उस चीज पे मेरे को डाउट हुआ था कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लाइक ऐसी बीमारी, ना तो मैं कोई दारू वारू पीता हूँ, ना मैं चेन स्मोकर हूँ, मेरे आसपास वाले हर गलत काम करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उसके बाद ये चीज है कि कहीं ना कहीं मैं आइसोलेशन में चला गया था, और फिर उसके बाद मैंने नंबर ऑफ वीडियोस बनाई थी, उसमें मेरे को यही समझ आया था कि भगवान को डाइज्म जो बोलते हैं, डीइज्म डाइज्म के बारे में आपने सुना होगा, चाइना कि जो ताओइज्म क्या? नहीं 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 नहीं, डाओ डाओ, दैट इज डाओइज्म। ओ। डीइज्म, DEISM, डीइज्म,
ओके, वही मुझे नहीं जो पता। साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि भगवान है, बट वो ये बोलते हैं कि भगवान है ना हमारे कामों में इंटरवीन नहीं करता, ठीक है? उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है क्रिएटर हो, बट वो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ वो एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट है क्रिएशन का। तो जो कॉन्सेप्ट है क्रिएशन का वो ह्यूमन से आया है, तो शायद जो वर्ड हम यूज़ करते हैं क्रिएशन वो शायद एग्ज़िस्ट करता भी ना हो। कुछ बिल्कुल अलग ही चीज़ हो, जो हुई है या फिर जो होने का भी कॉन्सेप्ट इस यूनिवर्स का ही है और ह्यूमनली पर्सपेक्टिव में आता है। तो ऐसा कुछ जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अब होना उसके लिए वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्रिएशन उसके लिए वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। था कुछ, कुछ तो था। तो क्रिएशन थी, हुआ था, जो भी था। तो जो भी है, तो यही चीज़ है डायज़्म वो यही बोलते हैं, डीइज़्म में यही बोलते हैं, जो साइंटिस्ट थे, मानते थे भगवान में। न्यूटन थे, वो भी हालाँकि वो चर्च-वर्च में इतना नहीं जाते थे, पर वो जीसस में इन सब में मानते थे। तो वो डीइज़्म वाले ही थे एक तरीके से कि मैं भगवान में मानता हूँ बट मैं ये नहीं मानता कि भगवान हमें अच्छा या बुरा हमारे साथ करते हैं। अगर हम चीक को टर्न कर ले तो वो कहेंगे कि अरे कोई नहीं तेरे को जा माफ़ किया, 2 गर्लफ्रेंड एक्स्ट्रा तेरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है? ये चीज़। हुँ। ये है तो इसी पे मैंने नंबर ऑफ वीडियोज़ बनाई है और कुछ मैंने वीडियोज़ नहीं भी मैंने बनाई देखी थी। है, तो ये लोग आपकी इस पे वीडियो हाँ। देखी है मैंने, मुझे अच्छी लगी थी। हाँ, तो वही है कि ये जैसे उसमें मैंने पेंडुलम का एग्ज़ाम्पल दिया था कि लाइक कि ये केओस है, ये पूरी केओस है, पूरी की पूरी केओस है ये और उसमें जो हम हैं एक तरीके का ऑर्डर है, ऑर्डर्ड केओस है और वो ऑर्डर भी एक तरीके से हमारे लिए ही एक एक पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का ऑर्डर। नहीं तो शायद ये भी सब ही केओस है एक तरीके से लाइक कि किसी भी चीज़ को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते थ्रू आवर वर्ड। हम जो करते हैं कि ये है, ये है, ये है। अब तो मतलब उन वीडियोस के बाद शायद मुझे लग रहा था कि मैं वर्ड्स भी क्या ही यूज़ करूँ उस सब चीज़ में। तो फिर अब इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ? डिफाइन नहीं किया जा यही है। सकता बेसिकली, और डिफाइन कर भी रहे हैं तो वो डिफाइन भी कल्पना तो ही हम मान अपने लीजिए, पर्सपेक्टिव से ही इमेजिनेशन है। करेंगे। हाँ, वो इंसान हमारे ही से ही आएगा। पर्सपेक्टिव, हमारे ही बाउंड्रीज से डिसाइड हाँ, डिफाइन कर हुँ, हुँ। ओके। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगी, बस 1-2 क्वेश्चन और। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको क्या लगता है कि आपके क्या थॉट्स हैं इसमें? कि काफ़ी लोग, मतलब मैंने देखा है कि वो रेशनल भी होते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मुझे, जैसे मैं पर्सनली नहीं जैसे? बिलीव करती। जैसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि ये सनशाइन वगैरह पे मानेंगे या बोलेंगे कि उसके हिसाब से आप अ, टाइम टेबल बना सकते हो लाइफ को। वो बोलते हैं कि नहीं, कुछ ट्रेड्स होते हैं आप राइट। में, तो उस हिसाब से आप आगे जाके चल सकते हो। तो वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है। वो कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स, कि कुछ लोग ऐसा ही करेंगे। बट मुझे वो चीज़ नहीं पर्सनली लगती कि ट्रेड्स क्योंकि चेंज हो सकते हैं। आप सीख सकते हो चीज़ें, ट्रेन कर सकते हो खुद को। तो मैं नहीं बिलीव करती, पर मतलब आपके इंडिविजुअल हो सकते हैं थॉट्स। आपको क्या लगता है? एस्ट्रोलॉजी पे मैं अभी काम कर रहा था, हुँ, ठीक है? एक वीडियो आने वाली है, शाउट आउट टू सीक इन जिज्ञासा, देखना अभी। ओके। बट ये है कि एस्ट्रोलॉजी साइंस तो नहीं है और साइंस को लोग कई तरीके से वो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये है साइंस, ये है साइंस, ये है साइंस। बट स्पेसिफिकली साइंस को हम ऐसे कहते हैं कि जो हमारे सोसाइटी में एक बेटर चीज़ें लाती है, एक एडवांसमेंट लाती है, लोगों की ज़िंदगी आसान करती है। तो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पैटर्न है, उसको फॉलो करते हैं, स्पेसिफिक काइंड ऑफ एल्गोरिदम कह सकते हैं, स्टेप्स कह सकते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको हम एज़ अ साइंस बोलेंगे, तो शायद सही रहेगा। That will be equivalent to the things we relate with science, advancement and stuff. तो ये है वो चीज़ कि सबसे पहले तो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद उसको टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट की कंसिस्टेंसी देखते वो
कंसिस्टेंट कितना है वो एक्सपेरिमेंट, ये देखते हैं कि वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल है। वो सक्सेसफुल होने के बाद लॉ बनता है कि जी ये एक्सपेरिमेंट है और ये दुनिया ऐसे ही काम करती है, तो ये लॉ बन गया। ठीक है, तो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, अब जब लॉ बन गया, लॉ बनने के बाद थ्योरी बनती है, उसको उस लॉ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, तो वो चीज है। और लॉ अगर ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया होता तो उस पर आगे काम भी होता है और उस पर और थ्योरी बनती है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, उस पर कीनामेटिक्स के फॉर्मूलाज बन गए थे और F=ma और ये सब चीज, कि यहाँ से बॉल फेंकी तो आगे कहाँ पे लैंड होगी और किस जगह लैंड होगी, क्या वेलोसिटी होगी, क्या फोर्स होगा, ये सब तो बता दिया था उसने, न्यूटन ने। बट ये नहीं बता पाए थे कि वो क्या फोर्स है बीच में प्लैनेट्स के। तो फिर आइंस्टाइन ने बताया था कि स्पेस टाइम है, स्पेस टाइम की फील्ड इक्वेशन दी थी, पर वो फील्ड इक्वेशन जाके सिंगुलैरिटी पर मतलब सिंगुलैरिटी जो है ब्लैक होल के अंदर, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मतलब उनकी ही इक्वेशन से बना ब्लैक होल, उनकी ही इक्वेशन से एक वर्ल्ड, एक 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 स्पेस का फिनोमेना एक्सप्लेन हुआ, जो कि सही है। फिर उसके बाद एक सिंगुलैरिटी का वो आया, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट आया उन्हीं के स्पेस टाइम के फील्ड के इक्वेशन से, और वही सिंगुलैरिटी को उनकी जो इक्वेशन है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो साइंस जो है उसके बाद तो ये कह सकते हैं कि ये चीज और निखरती रहती है, ये चीज और ज्यादा चलती रहती है। तो एस्ट्रोलॉजी में, अब अगर एस्ट्रोलॉजी को इसी सिस्टम में लगाकर देखे तो एस्ट्रोलॉजी का ऐसा है कि शॉर्ट में बोलूंगा कि इन लोगों ने, इन लोगों की जरूरत थी कि हमें ना, मतलब ये ना एस्ट्रोलॉजी एक तरीके का एनिमिज्म, सुना है आपने, एनिमिज्म? एनिमिज्म, प्रकृति पूजक थे लोग वैदिक कल्चर हम्म। में, उसको एनिमिज्म हम्म। बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा। एनिमिज्म, तो एस्ट्रोलॉजी है ना एक बड़ा ही मॉडर्न, एक बड़ा ही एडवांस फॉर्म ऑफ मॉडर्न एनिमिज्म है, ये बोल सकते हैं एस्ट्रोलॉजी को। क्योंकि इन लोगों ने, एनिमिस्ट जो थे, एनिमिस्ट, वो लोग क्या करते थे जो एनिमिज्म फॉलो करते थे, वो बस ये चाहते थे कि हमें प्रकृति पर ना कंट्रोल चाहिए किसी तरीके का। तो जो भी चीजें हैं हमारी प्रकृति में चल रही हैं, वो मतलब पानी है उसकी एक स्पिरिट है, एनिमल्स हैं उसकी एक स्पिरिट है। जैसे गोबेकली टपी एक साइट है, वहां पे आप देखोगे, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, कि वहां पे आप देखोगे कि पिलर्स हैं, पिलर्स पे ना ड्राइंग्स बनी हुई है एनिमल्स की, और वो जगह जो है ना एक रिचुअलिस्टिक जगह होती थी, बताते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वहां के। और वो जगह थी रिचुअल, और वहां पे कुछ ऐसे रिचुअल्स होते थे कि वहां पे सबसे पहले जब हंट करने जाते थे कुछ बड़ा, तो हंट करने से पहले वहां पे एक गैदरिंग होती थी, और हंट करने के बाद वहां पे गैदरिंग होती थी तो सेलिब्रेशन होता था अगर सक्सेसफुल हंट होता था। और जो एनिमल स्पिरिट्स थी उनको वो क्या कहते हैं, वो किया जाता था कि जी थैंक यू जी, आपने हम पे, हमारे आपकी ब्लेसिंग्स है जो भी है। तो ये था, तो यही है कि लोग है ना अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, और वो कंट्रोलिंग की जो नीड है वो इसलिए आती है कि वो हमें लड़ने की हिम्मत देती है, हमें लड़ने की हिम्मत देती है कि हमें नहीं पता हमारे हमारे आसपास क्या हो रहा है, पर एक तरीके से हमें लगता है ना कि चीजें हमारे कंट्रोल में है, तो कहीं ना कहीं हमें लड़ने की हिम्मत आ जाती है, हमें डील करने की हिम्मत आ जाती है। तो अब इससे ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें ये है कि इन लोगों के पास नीड्स बहुत सारी थी, कि सबसे पहले तो टाइम कीपिंग की जो नीड थी, कि ये ग्रह है, ये यहाँ है, और जो वेदों में तो कहीं मेंशन नहीं है कि बर्थ चार्ट, इन सब के बारे में। वेदों में लूनर साइकिल, सन की साइकिल, इन सब के बारे में है कि सन इस जगह होता है, इस नक्षत्र में होता है, तो ये समय चल रहा है, ये तिथि मुहूर्त निकालने के काम आता था वेदों में। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को डिवाइड कर सकते हैं गणित और फलित में। तो जो वेदों में है ना, वेदों में गणित पार्ट ज्यादा था, फलित पार्ट बहुत छोटा सा था, और वो यही था कि मुहूर्त निकल जाए, ओमेंस पता चल जाए कि भैया कि अगर अगर राहु, जो राहु है, राहु केतु है, राहु केतु साउथ और नॉर्थ लूनर नोड होते हैं। एक एक्लिप्टिकल वो होता है, प्लेन होता है, आपने सुना होगा, जिस पे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो
वो प्लैनेट्स जो हैं वो मतलब एक एक्लिप्टिकल प्लेन पे घूमते हैं, पर जो हमारा मून है ना वो एक्लिप्टिकल प्लेन पर नहीं घूमता, वो ऐसे टेढ़ा घूमता है, ठीक है? मतलब ऐसे एक्लिप्टिकल एक्लिप्टिकल प्लेन है ऐसे, तो जो मून है वो ऐसे घूमता है, ऐसे। तो नीचे जाने वाले हिस्सों को केतु कहते हैं और ऊपर आने वाले हिस्से को राहु कहते हैं। तो शैडो प्लैनेट्स, लूनर नोड्स। तो उन्होंने ये देखा कि जब जब साउथ लूनर नोड आता है, साउथ लूनर नोड का एक्लिप्स आता है, तो कोई राजा मरता है, फैमिन आता है, ये सब चीज होती है। उन्होंने ये देखा। तो कोरिलेशनल मॉडल है ये पूरा एस्ट्रोलॉजी। आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर, समझदार एस्ट्रोलॉजर को भी सुनोगे ना, तो वो यही बोलेगा, इट इज नॉट अ कॉजल मॉडल। कॉज एंड इफेक्ट के बारे में नहीं बताता, ये हुआ तो ये हुआ, जैसे कि साइंस में है मोस्ट ऑफ द चीजें। ये कोरिलेशनल मॉडल होता है। अब इसके बाद यहाँ पे है कि एस्ट्रोलॉजी की सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि इन लोगों ने ना, इनके पास इनकी नीड बहुत ज्यादा थी, फलित ज्योतिष वाले, इनकी नीड बहुत ज्यादा थी। इनको लोगों की हर चीज को कंट्रोल करना है, इनको फ्यूचर को कंट्रोल करना है, इनको डायग्नोसिस भी देना है, इनको हर चीज बतानी है। नीड बहुत ज्यादा हो गई। नीड के लिए फिर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी आपने ज्यादा बढ़ा दी, हाउसेस बना दिए, राशि बना दी, और हम्म प्लैनेट्स बना, प्लैनेट्स अज्यूम कर लिए, नक्षत्र बना लिए, नक्षत्र के पद बना लिए, ठीक है? और पद की भी अलग अलग चीजें हैं, और फिर एस्पेक्ट बना लिए, और फिर मित्र प्लैनेट मित्र राशि में बैठा है और दुश्मन की राशि में बैठा है, 10 चीजें बना ली। अब देखना मेरी रिसेंट वीडियो, उसमें पूरी अच्छे से एक्सप्लेन की है मैंने एस्ट्रोलॉजी, ठीक है? तो ये जो चीज है ये सब कर लिया उन्होंने। अब जब ये ढेर सारी क्लम्प ऑफ हाइपोथेसिस बना ली ना उन्होंने कि ऐसा होता है, 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 अब उसको एक्सप्लेन करना है भूल गए। कहीं पे भी अगर कोरिलेशनल चीजें हैं, मतलब वहां उनको एक्सप्लेन तो करना भूल ही गए, साथ ही कोरिलेशनल मॉडल है ना ये, तो कोरिलेशनल मॉडल में ये चीज होती है कि जैसे जैसे न्यूटन था, न्यूटन ने बताया कि जी ग्रेविटी ऐसे काम करती है, पर मुझे नहीं पता कैसे काम करती है। ये बस एक फोर्स है प्लैनेट्स के बीच में जो बस काम करता है, और मेरी इक्वेशन काम करती है। और किसी को नीचे फेंका जाए चौथी बिल्डिंग से तो मरता ही मरता है। तो ये कोरिलेशनल मॉडल था कि एक चीज हो रही है, इवेंट ए हो रहा है, उसकी वजह से इवेंट बी हो रहा है, ठीक है? एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे बोलते हैं, प्लैनेट्स में, नक्षत्रों में ऐसी चीज हो रही है, आपके भाव में, हाउस में ऐसी चीज हो रही है, तो आपके शरीर में या लाइफ एक्सपेक्ट में भी हो रही है। तो बिल्कुल ही कोरिलेशनल मॉडल। कोरिलेट करने की अब कोशिश करी गई है, बाप रे। हाँ हाँ, अब यहाँ पे कोरिलेशनल मॉडल तो इन्होंने बता दिया। जो न्यूटन का कोरिलेशनल मॉडल था उसमें ये चीज थी कि आपको अगर पहाड़ से फेंका जाए ना, 100 बंदे बुला लो, 100 बंदों को पहाड़ से फेंका जाए, 100 फुट वाले पहाड़ से, तो मरेंगे सब। कोरिलेशनल मॉडल का जो डेटा था ना न्यूटन का, वो 100% करेक्ट था। 1000 फेंको, 100 फेंको, लाख लोगों को फेंको, सब मरेंगे। ग्रेविटी काम करती है, फोर्स जो है वो सिमिलर लगेगा, कैलकुलेट किया जा सकता है। पर इनका जो कोरिलेशनल मॉडल है ना, उसका कहीं पे भी किसी भी किताब में कोई डेटा नहीं है। आपको लगता होगा कि जो बृहद संहिता है, जो बृहद जातका है, कई सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं, उनमें लोगों की जो लाइफ की जो पूरी वो है, क्या कहते हैं, लाइफ की लाइफ डॉक्यूमेंटेड हो रखी है उनकी। लगेगा आपको, है ना, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्स देके और फिर लोगों की लाइफ को डॉक्यूमेंट किया, राजाओं की लाइफ को डॉक्यूमेंट किया, ठीक है? 100 राजाओं की लाइफ को डॉक्यूमेंट किया। उन्होंने देखा कि भैया इनकी जिंदगी में तो ऐसा होता है, तो ऐसा होता होगा। मतलब ओमेन आता है, ऐसा स्टार आता है, इसमें पैदा होता है, इस नक्षत्र में ये राजा पैदा हुआ, तो ये तो बेड़ा गर्क करेगा अपने राज्य का। और 100 ऐसे राजा पैदा हुए, तो ये तो कर इन्होंने किया है। ऐसा कोई डेटा नहीं मिलता किसी भी एस्ट्रोलॉजी की किताब में। तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है। आप इसको समझो कि कोई भी आप डायग्नोसिस देते हो ना, उसके पीछे कॉज एंड, या तो अंडरलाइंग रीजन होता है और या फिर डेटा होता है। मैं तो जी डेटा के ऊपर आपको डायग्नोसिस दे रहा हूँ, नहीं, मैं तो जी आपको रीजन के ऊपर डायग्नोसिस दे रहा हूँ। अभी किसी को कहते हैं भाई तू नार्सिसिस्ट है, ठीक है, तेरे में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो वो चीज है ना, हम अंडरलाइंग जो उसके रीजन है ना, वो न्यूरोलॉजिकली देख सकते हैं, ब्रेन स्कैन्स में, एफएमआरआई स्कैन्स में, इन सब में। जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनका दिमाग अलग होता है। जो गेज होते हैं, जो लहरा लहरा के चलते हैं मेल्स, उनका दिमाग नॉर्मल मेल्स से अलग होता है।
और ये स्कैन्स में पता चला है अंडरलाइंग रीजन। पर कुछ चीजें हैं जिनका अंडरलाइन रीजन नहीं है, जिनके लिए हमें डेटा चाहिए, तो वो डेटा से सेटिस्फाई हो जाती है कोरिलेशन मॉडल। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है, पर तब भी लोग उसमें मानते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैंने अपनी कुंडली जो देखी थी, मैं अपनी कुंडली को बहुत स्टडी कर रहा हूँ 3-4 अच्छा। महीनों से, ठीक है। क्या बात हाँ कर हाँ, रहे हैं? मैंने अच्छे से पढ़ी है एस्ट्रोलॉजी अभी कुछ महीनों से। तो मैं अपनी कुंडली को एस्ट्रोलॉजर से भी बात की काफी, ठीक है। तो मैंने पढ़ा है, तो मुझे कई सारी चीजें सही लगी, तो कि यार ये तो सही बोल रहे हैं मेरे बारे में। पर यहाँ पे बात ये है कि एक छोटी सी चीज बोलूंगा, और ये बिना एक्सप्लेन करे समझी भी नहीं जा सकती, तो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो वो ये है कि ये इनके इनके जो डायग्नोसिस होते हैं ना, वो प्रॉब्लम रिलेटेड होते हैं। तो आप इनके पास कोई भी चार्ट लेके चले जाओ और कोई भी प्रॉब्लम लेके चले जाओ, ये आपको डायग्नोसिस दे ही देंगे एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि हर प्लैनेट की अच्छी बुरी चीज है। शनि है, लोगों को रगड़ता है, पर भाई ऐसा अमीर बनाता है जो कोई नहीं बना पाया। जुपिटर है, जुपिटर विजडम है, विजडम देता है, लाइट है, पर वो पंडित जी हैं, वो दान कर देते हैं, वो जहां बैठते हैं ना, लोगों का इतना भला करते हैं, अपना ही वो कर देते हैं, वो क्या कहते हैं, नुकसान कर देते हैं। मंगल है, मंगल मंगल की भी ड्यूल क्वालिटीज है। मंगल काम करवाता है तेजी से, पर लड़ाई भी करवा देता है। अच्छा, और वीनस है, वीनस खुशी देती है, पर आपको हरामखोर भी बना देती है। तो इनकी ना इन्होंने इतनी ज्यादा, मतलब ये लोग है ना, बस ऐसे हैं जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं चीजों को। नहीं, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही, मतलब मुझे एनालाइज करने में टाइम लगेगा, पर बहुत सारी चीजें हुई आज के पॉडकास्ट में, मतलब इतने अच्छे से काफी हाँ, नए कॉन्सेप्ट्स मुझे पता चले, और काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आप फिर बताइए कि आप कुछ एंड नोट देना चाहेंगे, कि मैसेज कुछ? लोगों को हाँ। हम्म, मैं तो बस यही कहूंगा कि भाई कीजिए और जीनो दो लोगों को, बस शांति बनाए रखो दुनिया में। और क्या, मेरे पास कुछ एंड नोट नहीं है ऐसा कुछ। बाकी अच्छा लगा तुम्हारे पॉडकास्ट पे आके। माय प्लेजर, माय प्लेजर।